हाय दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में एक सपोर्ट लिंक दिया गया है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू। अध्याय 81 दुष्ट देवता की शक्ति का क्षरण। ये पहली बार था जब सू तियान ने एक आत्मा जानवर द्वारा बलिदान किए जाने की प्रक्रिया को महसूस किया। ये वास्तव में अद्भुत था। उसके शरीर के सभी पहलुओं की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। वो उन पर भी रेखाओं की धारियां बनती हैं, बैंगनी गड़गड़ाहट विशेषता रेखाएं, सियान हवा विशेषता रेखाएं, काली अंधकार विशेषता रेखाएं, चांदी अंतरिक्ष विशेषता रेखाएं, और एक रंगहीन लेकिन एक तरह की होती है जो बचपन से बचपन तक दिखाई देती है। प्रत्येक समय अवधि के दृश्य की समय विशेषता। दुर्भाग्य से ये रेखाएं पूरी नहीं हैं। सू तियान बहुत लालची नहीं था और उसने तुरंत अन्य चीजों की जांच की। अपनी मार्शल आत्मा के चारों ओर पांचवी आत्मा की अंगूठी के बाद एक गहरे रंग की आत्मा की अंगूठी दिखाई दी थी, जो डार्क डेविल गॉड टाइगर द्वारा उसे दी गई छठी आत्मा की अंगूठी थी। लेकिन आत्मा की अंगूठी द्वारा उत्पादित केवल एक आत्मा क्षमता है, अंतरिक्ष हस्तांतरण। यही कारण है कि वह डार्क डेविल गॉड टाइगर को बलिदान करने के लिए नियंत्रित करता है। यदि वह केवल स्पिरिट रिंग को अवशोषित करता है तो उसके लिए कई अन्य विशेषताओं की शक्ति प्राप्त करना असंभव है। बेशक इस बार की फसल केवल यही नहीं है। जब डार्क डेविल गॉड टाइगर को उसके शरीर में पूरी तरह से बलिदान कर दिया गया तो ऊर्जा का एक विशाल द्रव्यमान उसके शरीर के साथ निचले डायनेटियन में प्रवाहित हुआ और फिर एक मनके में संघनित हो गया। सू तियान ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि यह मन का आत्मा का केंद्र होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा जानवर में अत्यधिक उच्च बुद्धि होती है और जब शरीर में ऊर्जा एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो यह आत्मा के केंद्र को संघनित करना शुरू कर देती है। हालांकि अंतर यह है कि अन्य आत्मिक जानवरों के शरीर में केवल एक या दो विशेषताएं होती हैं, जबकि डार्क डेविल गॉड टाइगर के शरीर में बहुत अधिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए यह मन का काफी अजीब लगता है। ये कहा जा सकता है कि डार्क डेविल गॉड टाइगर वास्तव में अपने द्वारा भस्म की गई सभी ऊर्जा को दो भागों में विभाजित करता है। एक भाग का उपयोग मनका को संघनित करने के लिए किया जाता है, दूसरे भाग को उसके शरीर में रखा जाता है और दोनों भागों का उपयोग किया जा सकता है। एकमात्र तरीका। जब सू तियान ने सोचा कि यह खत्म हो गया है तो निचले डेंटियन में मनके में अचानक एक अजीब काली शक्ति प्रकट हुई जो सीधे डेंटियन से शरीर में प्रवाहित हो रही थी। और बुरी चीजें जोड़े में आती हैं, इस तरह की एक शक्ति मार्शल आत्मा पर काली रेखाओं में भी दिखाई दी और यह एक पल में आध्यात्मिक समुद्र में प्रवेश कर गई, बिना सू तियान को प्रतिक्रिया करने का कोई समय दिए। हालांकि सौभाग्य से सू तियान के आध्यात्मिक समुद्र के ऊपर एक 9 पत्ती वाला कमल का फूल है जो उसे रोकता है, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस समय उसके शरीर में शक्ति लगातार उसके शरीर को बदल रही थी, जिससे वह जो कुछ भी उसके पास से गुजरता था उसे एक अजीब काले रंग में बदल दिया जाता था। अगर कोई अब सू तियान की उपस्थिति को देख सकता था तो वे देखेंगे कि सू से काली हवा का एक बादल निकला था। तियान का शरीर। सू तियान ने इस समय पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। क्या स्थिति है? क्या ये दुष्ट देवता की शक्ति है? वह भी इस स्थिति से अचंभित था और तुरंत सोचा कि डार्क डेविल गॉड टाइगर इस तरह का बन गया क्योंकि वह शैतान के कब्जे में था और शैतान की कुछ शक्ति इसकी संतानों में स्थानांतरित हो सकता है। उसके मन में दुष्ट देवता की शक्ति अस्थायी रूप से 9 रंग के कमल द्वारा अवरुद्ध है। उसके शरीर में दुष्ट देवता की शक्ति से निपटना महत्वपूर्ण है। थोड़े समय में सू तियान ने सोचा कि दुष्ट देवता की शक्ति को कई पीढ़ियों से अंधेरे शैतान दुष्ट देवता बाघ द्वारा विभेदित किया गया है। अब इसमें बदलाव आ गया होगा। ये बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए उसके लिए इसे रोकना संभव है, लेकिन यदि आप चाहें तो इससे छुटकारा पाओ। मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। थोड़े समय के लिए। आखिरकार दुष्ट देवता की शक्ति का स्तर वहां है और आप केवल इसे पहले दबा सकते हैं। उन्होंने शीघ्रता से पंचतत्व आत्मशक्ति को संगठित किया उसके शरीर में और तुरंत 5 आत्मा शक्तियां एक साथ मिलकर एक ग्रे 5 तत्व शक्ति बन गईं और फिर सू तियान ने बुरी भगवान की शक्ति के क्षरण का विरोध करने के लिए 5 तत्व शक्ति को प्रसारित किया।
बुरी भगवान की शक्ति क्षरण दर तुरंत गिर गई। निश्चित रूप से ये काम करता है, जारी रखें। 5 तत्वों की शक्ति एक तरह की अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली शक्ति है। 5 तत्वों की शक्ति के निरंतर प्रतिरोध के साथ दुष्ट देवता की शक्ति भी निचले डेंटियन की ओर पीछे हटने लगी, लेकिन गति बहुत तेज नहीं थी। और सू तियान ने ये भी देखा है कि यद्यपि आध्यात्मिक समुद्र के ऊपर 9 पत्तों वाला कमल अस्थायी रूप से इसे अवरुद्ध करें, वह स्थान जहां ये दुष्ट देवता की शक्ति के संपर्क में आता है, काला होना शुरू हो गया है और यह स्पष्ट रूप से मिटना शुरू हो गया है। मुझे डर है कि यह लंबे समय तक नहीं रहेगा। सू तियान ने तुरंत अपनी सारी ऊर्जा अपने पूरे शरीर की आत्मिक शक्ति को जुटाने में केंद्रित कर दी। चाहे वह 5 तत्वों की शक्ति हो या समय और स्थान की शक्ति, वे सभी उसके शरीर में मौजूद दुष्ट देवता की शक्ति की ओर दौड़ पड़े। प्रभाव भी काफी उल्लेखनीय है और जल्द ही दुष्ट देवता की शक्ति निचले डेंटियन में वापस ले ली गई है। इस समय सू तियान ने आत्मा कोर के बारे में सोचा। ये तर्क है कि उसे इसे कॉल करने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार वह अपने पूरे शरीर का उपयोग नहीं कर सकता है, आत्मा शक्ति का उपयोग हमेशा दबाने के लिए किया जाता है। इस दुष्ट देवता की शक्ति, जैसे ही सू तियान की चेतना हिली, निश्चित रूप से आत्मा कोर तुरंत कार्रवाई में चला गया, बुरे भगवान की शक्ति की ओर मुड़ गया और फिर आत्मा कोर से गड़गड़ाहट, हवा, समय और स्थान उभरे, बुरी भगवान की शक्ति को मजबूती से दबा दिया। ये देखकर सू तियान को भी समझ आ गया कि यह मन का ही दुष्ट देवता की शक्ति को दबाने के लिए काफी है। हो सकता है कि अभी उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसने समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया, जिससे दुष्ट देवता की शक्ति बच गई। सू तियान के पास अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था और उसने जल्दी से अपना ध्यान ऊपरी डेंटियन पर केंद्रित कर दिया। आध्यात्मिक समुद्र के ऊपर 9 पत्तों वाला कमल लगभग 1/3 तक काला हो गया था। सू तियान, उन्होंने शीघ्रता से 9 पत्तों वाले कमल में आध्यात्मिक शक्ति भेजी, जो जहां रुकी वहां कालेपन के कारण नष्ट हो गई। लेकिन सू तियान रुका नहीं और अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग जारी रखा। जब 9 पत्तों वाला कमल पूरी तरह से अपने मूल पारदर्शी रंग में वापस आ गया, तो सू तियान की मानसिक शक्ति भी -1%। लेकिन अब उसके पास धीरे धीरे ठीक होने का समय नहीं था। उसकी आंखों में हरे रंग की रोशनी की चमक के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा शक्ति सभी अपने चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन उसने तीसरे आत्मा रिंग में ऊर्जा का प्रतिशत उपयोग किया। इस समय आध्यात्मिक समुद्र के ऊपर दुष्ट देवता की शक्ति अभी भी अपने आध्यात्मिक समुद्र को नष्ट करने की कोशिश कर रही है और 9 पत्तों वाले कमल के खिलाफ लड़ रही है। ये काम नहीं करेगा, हमें जल्दी से जल्दी यह करना होगा। 9 पत्ती वाले कमल की गुणवत्ता में सुधार, कम से कम इस हद तक कि यह अकेले इस दुष्ट देवता की शक्ति को दबा सकता है। और 9 पत्ती वाला कमल न केवल बैंगनी ऊर्जा बल्कि आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकता है, और बैंगनी ऊर्जा को कुछ समय के लिए अवशोषित किया जा सकता है। इसे कुछ समय के लिए प्राप्त करना असंभव होगा, इसे केवल मानसिक शक्ति। सू तियान ने कुछ देर तक विचार किया, फिर 10,000 साल के आत्मा जानवर का शिकार करने और 9 पत्ती वाले कमल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने का फैसला किया। वह जल्दी से चल पड़ा, उसका लक्ष्य था आत्मा जानवरों को ढूंढना। 10,000 साल से ज्यादा पुराना है। उसने पैसे नहीं चुकाए, उन आत्मा जानवरों पर ध्यान दे जो सैकड़ों हजारों साल पुराने थे। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में ऐसा करना कैसे संभव हो सकता है? अगर आप मरना नहीं चाहते तो आप ये कोशिश कर सकते हैं। संयंत्र के प्रेरण के माध्यम से यह अभी भी बहुत आसान है। सू तियान को 10,000 साल की आत्मा खोजने के लिए जानवर इसे खोजने के बाद वह सीधे इसे स्थानांतरित कर देगा और फिर छोड़ने से पहले मानसिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए मानसिक हेरफेर क्षेत्र को छोड़ देगा और फिर दूसरे में बदल जाएगा। इस तरह 1 दर्जन से अधिक हजार साल पुराने आत्मा जानवरों को लगातार अवशोषित करने के बाद 9 पत्ती वाला कमल और अधिक ठोस हो गया है। आध्यात्मिक शक्ति को इनपुट किए बिना भी 9 पत्ती वाला कमल दुष्ट देवता की शक्ति को दबाने में सक्षम है।
इस समय सू तियान का दिल राहत महसूस कर रहा था। अचानक स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र से एक दहाड़ सुनाई दी। जाहिर है सू तियान का 10,000 साल की आत्मा का लगातार शिकार जानवरों को भी देखा गया था। अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। इन दो दुष्ट देवताओं की शक्ति केवल अस्थायी रूप से दबाई गई है। हमें वापस जाना होगा और सोचना होगा कि इससे कैसे निपटा जाए। इसके बारे में सोचते हुए सू तियान की आकृति की एक झलक के साथ वह पहले ही अंतरिक्ष स्थानांतरण के माध्यम से स्टारडू 1 छोड़ चुका है। इस अध्याय का अंत अध्याय 82 हवा और गड़गड़ाहट के गुण। उसके बाद सू तियान सीधे जियांगू की खोज करने के लिए वापस नहीं गया, बल्कि पहले अंतरिक्ष स्थानांतरण की अधिकतम दूरी का परीक्षण करने की योजना बनाई। अंतरिक्ष की शक्ति के साथ वह निश्चित रूप से वापस आने में सक्षम होगा, चाहे वह कहीं भी जाए, और देरी बहुत लंबी नहीं होगी। लेकिन अगर वह इसे नहीं समझता है तो वह भविष्य में खतरे का सामना करेगा और अंतरिक्ष हस्तांतरण का उपयोग करते समय वह सुनिश्चित नहीं होगा। हालांकि वह अंधाधुंध तरीके से इधर उधर नहीं घूमता था, बल्कि कुछ स्थानों से बचता था जहां से वह बाहर नहीं निकल सकता था, जैसे वोन मंदिर और स्लॉटर का शहर। और फिर उसने एक दिशा चुनी और अंतरिक्ष स्थानांतरण का उपयोग किया। सू तियान को अचानक लगा कि वह एक चांदी के मार्ग में प्रवेश कर गया है, लेकिन इससे पहले कि वह लंबे समय तक देख पाता, वह पहले ही मार्ग से बाहर आ चुका था और उनमें से एक बिना रुके नीचे डूब गया। नीले पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी पीछे से उगाई और ऊपर की ओर उड़ गई। ये बिल्कुल ब्लू सिल्वर सम्राट सोलबोन द्वारा किया जाने वाला सोलबोन कौशल है। आखिरकार उसकी आत्मा शक्ति अभी तक टाइटल डोलुओ स्तर तक नहीं पहुंची है, इसलिए वह सीधे उड़ नहीं सकता। इसके बजाय वो खुद को आध्यात्मिक शक्ति से लपेट सकता है, लेकिन ये बहुत असुविधाजनक है। ब्लू सिल्वर सम्राट सोलबोन का उड़ान कौशल बेहद सरल है, जैसे कि आर्म ड्राइव। इसके अलावा 10 साल के ब्लू सिल्वर सम्राट सोलबोन के पास एक दूसरा कौशल है जो चोटों की मरम्मत करना है, और उसका तीसरा आत्मा कौशल तुरंत उपचार है। यह आत्मा कौशल किसी बड़े काम का नहीं है। सू तियान ने उड़ान भरने के बाद आसपास की स्थिति का अवलोकन किया। विशाल समुद्र में कुछ भी नहीं था। अंतरिक्ष स्थानांतरण की दूरी का अनुमान लगाना असंभव था। वह केवल उसी दिशा में वापस स्थानांतरित हो सकता था जिस दिशा से वह आया था। इसके बाद अंतरिक्ष की शक्ति का इनपुट कम कर दिया गया और कई अंतरिक्ष स्थानांतरण किए गए। इस परीक्षण के बाद सू तियान पहले से ही इस कौशल से काफी परिचित था। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया में हर जगह एक स्पेस नोड है, लेकिन वह मानसिक शक्ति के कवरेज के भीतर स्थानों में अंतरिक्ष को स्थानांतरित कर सकता है, जो बहुत सटीक हो सकता है, और एक बार मानसिक शक्ति का कवरेज पार हो जाने पर स्थानांतरण की दूरी उपयोग किए गए स्थान के अनुसार होगी। शक्ति की मात्रा अंतरिक्ष की मात्रा से निर्धारित होती है। जब वह अधिक स्पेस पावर का उपयोग करता है तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक दूरी तक स्थानांतरित होगा, लेकिन इसे हल करना असंभव नहीं है। यदि आप भविष्य में कई बार अभ्यास करते हैं तो ऑफसेट दूरी को एक निश्चित सीमा तक कम किया जा सकता है, या आप सीधे एक निर्देशांक के रूप में एक मानसिक छाप छोड़ सकते हैं। उनके अनुमान के अनुसार यदि वह अंतरिक्ष स्थानांतरण के लिए अपनी समस्त अंतरिक्ष शक्ति का उपयोग करते हैं तो संभवतः वे 10,000 मील से अधिक दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और भविष्य में अभ्यास के साथ ये दूरी बढ़ती जाएगी। आइए इस बार परीक्षा समाप्त कर दें, और जब हमारे पास इससे परिचित होने का समय हो तो धीरे धीरे अभ्यास करें। सू तियान अब अपने शरीर में दुष्ट देवता की शक्ति से परेशान है और उसका परीक्षण जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। वह सीधे बाह्य के दिमाग में छोड़े गए आध्यात्मिक शक्ति बीज को महसूस करता है और इसे अमर घाटी में स्थानांतरित करने के लिए एक निर्देशांक के रूप में उपयोग करता है। बाह्य अपने कमरे में साधना कर रहा था जब एक व्यक्ति अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। करीब से देखने पर उसने पाया कि वह सू तियान था। हालांकि सू से एक हल्की काली ऊर्जा निकल रही थी तियान के शरीर पर, और वह काफी दुष्ट लग रहा था। उसने जल्दी से कहा, युवा स्वामी, आप यहाँ क्यों हैं? और आपको क्या हुआ है? क्या आपको जहर दिया गया है?
सू तियान भी उसकी स्थिति जानता था। हालांकि उसके शरीर में दुष्ट देवता की शक्ति अस्थायी रूप से दबा दी गई थी, फिर भी वह संघर्ष कर रहा था। और बाहर अभी भी काली ऊर्जा की एक परत थी। उसका शरीर, कोई बात नहीं, ये बस एक छोटी सी दुर्घटना है। क्या हाल ही में जुशियान घाटी में कुछ हुआ है? bai he ने सीधे कहा, नहीं, मेरे वापस आने के बाद मून वैली में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ठीक है, सू तियान ने उदासीनता से जवाब दिया, फिर bai he के कमरे से बाहर निकल गया और बिंगुओ लियांगियन की ओर चला गया। कुछ दिनों की गहन खोजबीन के बाद सू तियान ने पाया कि लगातार संघर्ष करने के बाद भी दुष्ट देवता की शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई, मानो वह खुद ही शक्ति को अवशोषित कर सकता है। इससे सीधे तौर पर उसकी शक्ति परास्त हो गई। धीरे धीरे इसे कमजोर करने और फिर बाहर निकालने का विचार। दुष्ट देवता भी देव क्षेत्र में देवताओं का राजा है। हालांकि उसने जो शक्ति पीछे छोड़ी है वह अब भी मौजूद है। अंधेरे शैतान दुष्ट देवता बाघ द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी विभेदित और पारित किया गया है और उसके शरीर का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। दुष्ट देवता की शक्ति का स्तर बहुत कमजोर नहीं हुआ है, इसलिए यदि सू आकाश इससे छुटकारा पाना चाहता है तो उसके पास केवल यही हो सकता है, शक्ति का एक उच्च स्तर। हालांकि अपनी मौजूदा शक्तियों के साथ वह उन्हें मुश्किल से दबा सकता है। हालांकि 5 तत्वों, स्थान और समय की शक्तियां बुरी नहीं हैं, लेकिन दुष्ट देवता की शक्ति दुनिया की उत्पत्ति के स्तर के करीब है। स्थान और समय को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता का तो कहना ही क्या। इस तरह की शक्ति का उपयोग केवल एक में ही किया जा सकता है। अब सरल तरीका, और यदि वो उच्च स्तर की शक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे या तो शक्तियों में से एक को दैवीय शक्ति के स्तर तक विकसित करना होगा ताकि वह एक उच्च स्तर की शक्ति प्राप्त कर सके। प्रकृति में उच्चतर स्तर, गुणात्मक परिवर्तन या सीधे एक शक्ति प्राप्त करें। लेकिन इन दोनों तरीकों को कम समय में हासिल करना संभव नहीं है। इस स्तर पर हमें अभी भी सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। 7वें स्पिरिट रिंग द्वारा स्काईड्रीम आइसवर्म के अवशोषण के लिए तैयार होने के लिए हमारी ताकत। स्काईड्रीम आइसवर्म की सोल रिंग को अवशोषित करने के बाद आध्यात्मिक शक्ति निश्चित रूप से नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और शायद इसे एक देवता के स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। यदि यह काम नहीं करता है तो हम अन्य तरीकों के बारे में सोचेंगे। सू तियान ने चुपचाप फैसला किया कि उसकी वर्तमान आत्मा शक्ति पहले से ही 64 के स्तर पर है। आत्मा की आयु बढ़ाना। अंगूठी न केवल उसकी ताकत को तेजी से बढ़ा सकती है, बल्कि आत्मा शक्ति में भी वृद्धि ला सकती है। आत्मा शक्ति को 70 के स्तर तक बढ़ाना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके बाद सू तियान ने घाटी में शिष्यों से यांग वुडी को बुलाने के लिए कहा। जब यांग वुडी बर्फ और आग लिया गई आंख के पास आया तो उसने bai he की तरह ही सू तियान की समस्या देखी और कहा, युवा गुरु, आपको क्या हुआ है? क्या आप बीमार हैं? सहर दिया गया है। हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। सू तियान ने हाथ हिलाकर मना करते हुए कहा, मास्टर यांग, मैं खुद इस समस्या का समाधान करूंगा। मैंने आपको इस बार यहाँ बुलाया है क्योंकि मेरे पास कुछ है तुम्हें ढूंढने के लिए। मेरे पास यहाँ एक परी घास है जिसे फेगुइकाओ कहा जाता है, और घाटी में वे परी घास याद रखें कि अंदर एक बैंगनी थंडर भगवान का फूल भी है। आप इसे बाद में लाएंगे। मुझे आपकी मदद की जरूरत है ताकि मैं निम्नलिखित आत्मा शक्ति को निकाल सकूं। ये 2 दिव्य घासें, हवा, गरज, अंधकार, समय और स्थान की नई जोड़ी गई 5 विशेषताओं के लिए सू तियान ने सहज रूप से रेखाओं को पूरा करने के लिए परी घास का उपयोग करने के बारे में सोचा। हालांकि वह शक्ति का उपयोग कर सकता है। हवा और गरज के 2 गुणों में से अब इसका प्रभाव एक क्षेत्र बनाने के समान ही है। फिर भी वही नहीं, इसके अलावा उसकी परी घास में भी 2 हैं, हवा और गरज के गुण, लेकिन वह समय, स्थान और अंधकार के 3 गुणों के बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये गुण बहुत खास हैं और उसके पास संबंधित गुणों वाली परी घास नहीं है। बिल्कुल भी। सू तियान की बातें सुनने के बाद यांग वुडी को बहुत बुरा लगा और उसने जल्दी से कहा, युवा मास्टर, आप इसे फिर से क्यों करना चाहते हैं? ये परी घास की बर्बादी है। यांग वुडी की उपस्थिति को देखकर सू तियान ने कुछ देर तक विचार किया
और फिर कहा, मास्टर यांग, मैं ये बात आपसे नहीं छिपाऊंगा, परी घास बहुत है कीमती। आम लोगों के बाद परी घास ले लो जो उन्हें सूट करता है, अगर वो उनके पास है। अगर दोष होने पर परी घास अपनी औषधीय शक्ति का एक हिस्सा खुद ही उसे ठीक करने के लिए साझा करेगी। यदि कोई दोष नहीं है तो यह आत्मा की शक्ति में भारी वृद्धि लाएगा, लेकिन ये आश्चर्यजनक नहीं है। परी घास का वास्तव में एक विशेष प्रभाव होता है, अर्थात यह एक बना सकता है कार्यक्षेत्र। हालांकि उनमें 3 मुख्य बिंदु हैं। एक ये है कि आपको परी घास लेनी चाहिए जो आपकी अपनी विशेषताओं से मेल खाती हो, और दूसरी यह है कि आपकी अपनी मार्शल आत्मा में कोई दोष नहीं होना चाहिए। अन्यथा परी घास निश्चित रूप से दोष के लिए अपनी औषधीय शक्ति का एक हिस्सा बना लेगी, और शेष औषधीय शक्ति पर्याप्त नहीं हो सकती है। डोमेन का गठन किया गया है। और तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अर्थात अमर घास लेने के बाद आप औषधीय शक्ति को अपने शरीर में भूमिका निभाने नहीं दे सकते। आपको इसे मार्शल आत्मा तक खींचने की आवश्यकता है, अन्यथा औषधीय शक्ति का उपयोग आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 83 सफेद सारस की तांग सान से मुलाकात। ये वही हैं जिनके बारे में सू तियान ने पिछली बार 5 तत्व रेखाएं बनाने के बाद सोचा था। 7 श्रेक लोगों ने डोमेन क्यों नहीं बनाया? इसका कारण यह है कि उन्होंने या तो मार्शल सोल के दोषों को पूरा किया या इसका उपयोग अपनी आत्मा शक्ति को बेहतर बनाने के लिए किया। इसलिए उनकी आत्मा शक्ति में इतना सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, झू झू की मार्शल सोल में कोई दोष नहीं है, और उन सभी का उपयोग उसकी आत्मा शक्ति को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, और अंत में उसकी आत्मा शक्ति को सीधे 8 स्तरों तक बढ़ा दिया गया था। यानी निंग रोंगरोंग और मा होंगजुन द्वारा अपनी मार्शल सोल में दोषों को पूरा करने के बाद उनकी आत्मा शक्ति दोनों में 5 से 6 स्तरों की वृद्धि हुई। यांग वुडी सू तियान के शब्दों को सुनने के बाद पूरी तरह से दंग रह गए। डोमेन। पूरे डोलुओ महाद्वीप में डोमेन वाले आत्मा मास्टर्स को 2 हाथों पर गिना जा सकता है। यह आत्मा की हड्डियों से भी कम है। और बार बार कहा, युवा मास्टर, ये सच है क्या? ये वास्तव में एक डोमेन बना सकता है? सू तियान ने सटीक कहा, ये सच है, और मेरी मार्शल आत्मा विशेष है, इसलिए मैं अधिक परी घास को अवशोषित कर सकता हूँ। इसलिए मुझे इसमें आत्मा शक्ति को हटाने की आवश्यकता है, अन्यथा यह आत्मा शक्ति को व्यर्थ कर देगा। यदि ये केवल है, 1 पौधे या 2 पौधे लेने की कोई जरूरत नहीं है। हॉल मास्टर यांग, अभी भी बहुत सारी जेली घास बची हुई है। उसके बाद आप हॉल मास्टर्स 1 चुन सकते हैं। इससे लेने के लिए संयंत्र। आपकी मार्शल आत्मा विशेषताएं अपेक्षाकृत एकल हैं। क्षेत्र के गठन के बाद ताकत बहुत बढ़ जाएगी। यांग वुडी अब बहुत उत्साहित है, इसलिए नहीं कि सू तियान उन्हें परी घास का एक पौधा देने के लिए सहमत हो गया, बल्कि इसलिए कि परी घास से एक मैदान बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी उसने कहा, धन्यवाद युवा मास्टर। इसके बाद उसने बोलना जारी रखा, युवा स्वामी, तो मैं अभी आपके लिए बैंगनी रंग का वज्र देवता का फूल लेकर आता हूँ। बोलने के बाद वह पहाड़ से नीचे कूद गया। सू तियान ने यांग वुडी की प्रस्थान आकृति को देखा। वह यांग वुडी ने आज खबर दी कि उनके कई हॉल मास्टर्स ने डोमेन बनाने के बाद जुक्सियन घाटी की ताकत बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से यांग वुडी, उनकी ताकत बेहद मजबूत है, और अगर वो डोमेन जोड़ते हैं तो उनकी ताकत निश्चित रूप से टाइटल डुलुओ के स्तर तक पहुंच सकती है। यांग वुडी को वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके हाथ में बैंगनी रेखाओं से ढका एक बड़ा नीला फूल था, और सू तियान ने भी फेंगी हुई घास निकाल ली। यांग वुडी इस बार परी घास की आत्मिक शक्ति को हटाने में बहुत कुशल था, और उसने पहले ही लगभग 2 परी घासों को हटा दिया था। 2 घंटे। सू तियान ने जो अच्छी परी घासें हटाई थीं, उन्हें हटाने के बाद उसने स्टोरेज सोल गाइड से बची हुई 2 अन्य परी घासें भी निकालीं। हालांकि वे उतनी अच्छी नहीं थीं जितनी उसने ली थी, फिर भी वे 2 अच्छी घासें थीं, और उनमें काफी औषधीय गुण थे। हल्का। फिर उसने कहा, मुझे अब अपनी शारीरिक समस्याओं से निपटना है। मेरे माता पिता से मिलने जाना सुविधाजनक नहीं है। हॉल मास्टर यांग, आप जाकर उन्हें परी घास के ये 2 पौधे दे दीजिए। उनकी जन्मजात आत्मा शक्ति अधिक नहीं है,
उन्हें विशेष रूप से डोमेन बनाने न दें, बस इसका उपयोग अपनी आत्मा शक्ति बढ़ाने के लिए करें। यांग वुडी ने खंडन नहीं किया, परी घास ले ली और सीधे उत्तर दिया, हाँ युवा स्वामी। यांग वुडी के चले जाने के बाद सू तियान ने अब फेंगलेई की 2 दिव्य घासें नहीं लीं। उसने अभी अभी छठी आत्मा की अंगूठी प्राप्त की थी और उसकी आत्मा शक्ति में भी बहुत सुधार हुआ था, इसलिए उसे अभी भी इसे स्थिर करने की आवश्यकता थी। लेकिन सू तियान को यह नहीं पता था कि जब यांग वुडी पहाड़ से नीचे गया और अन्य हॉल मास्टर्स को खोजने गया तो उसे केवल लो गाओ और नियू गाओ ही मिले। टाइटान और बाइहे अब अमर घाटी में नहीं हैं, बल्कि स्वर्गीय डू शहर की ओर जा रहे हैं। आज टाइटैन ने जल्दबाजी में जुक्सियन घाटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और जब वह वापस आया तो उसने बिना कुछ कहे बहे को तियांडा शहर की ओर खींच लिया। रास्ते में ये देखकर कि वह तियांडा शहर पहुंचने वाला था, बहे ने पूछे बिना नहीं रह सका, बूढ़े ओरंगुटान, हम जल्द ही तियांडा शहर जा रहे हैं, तुमने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? क्या हम इस बारे में अभी बात कर सकते हैं? टाइटान भी रुक गई और बोली, बूढ़े बाहे, मेरे पोते को आज पीटा गया था और फिर मैं उसे सबक सिखाने गई थी। बाहे ने अजीब चेहरे से टाइटैन को देखा और उसके बोलने से पहले ही जवाब दिया, तुम इस तरह की बात कर सकते हो। इसके अलावा क्या वह बच्चा ताई लॉन कुछ समय पहले ही अमर घाटी से नहीं निकला था? टाइटैन ने जटिल आंखों से कहा, ताई लॉन को अकादमी में एक छात्र ने पीटा था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा यह है कि जिस व्यक्ति ने उसे हराया था उसके पास क्लियर स्काई हैमर था और वह तांग हाओ का बेटा भी था। वो युवक जिसे हमारे पावर कबीले के द्वार पर युवा मास्टर ने जाने दिया था। क्या वह तो तांग हाओ का बेटा निकला? खबर सुनते ही बाइहे का चेहरा बदल गया। तब टाइटैन ने कहा, मैंने बाद में तांग हाओ के मामले के बारे में भी सोचा। हालांकि युवा मास्टर ने उसे मार डाला, मुझे असहज महसूस हुआ, लेकिन वास्तव में इसके बारे में ध्यान से सोचने पर युवा मास्टर भी परी घाटी को खोजना चाहता था, इसलिए ऐसा करना सही था। इसलिए मैं अब इस मामले में परेशानी में हूँ और मैं उसे वापस घाटी में नहीं ला सकता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, बूढ़े गेंडे और बूढ़े यांग। मैं उन्हें इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर सकता। बाइहे भी ये सुनकर चुप हो गया। वह अब टाइटैन के बारे में भी यही सोच रहा था और बेबसी से बोला, ओह, मुझे उसे देखने के लिए वहां ले चलो। तियांडो शहर में प्रवेश करने के बाद टाइटैन बाइहे को सीधे लांबा अकादमी ले गया। कुछ ही देर बाद उन्होंने तांग सैन को देखा, लेकिन तांग सैन अकेला नहीं था। अकादमी के कुछ छात्र और प्रिंसिपल फ्लांडर भी उसके साथ बाहर आए थे। तांग सैन भी आज बहुत परेशान था। मूल रूप से वह और ताई लॉन्ग छात्रों के बीच विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि युवा को पीटने के बाद बूढ़ा आ जाएगा और बूढ़े को पीटने के बाद बूढ़ा आ जाएगा। लेकिन जब टाइटैन आया तो उसने पहचान लिया कि दूसरा पक्ष सू तियान का अधीनस्थ था और शिक्षक झाओ वुजी ने उसे ये भी बताया कि दूसरा पक्ष लीजी कबीले का कुलपति टाइटैन था और एक कॉन्ट्रा भी। इस स्थिति में तांग सैन लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह जीत नहीं सकता था। हालांकि पिछले कुछ सालों में उसकी ताकत में तेजी से सुधार हुआ था, फिर भी वह किसी भी तरह से कॉन्ट्रा को नहीं हरा सकता था। लेकिन प्रतिद्वंद्वी बहुत अनुचित था। सैन केवल अंत में ही खेल सकता था, जब तक कि वह डीन फ्लंडर और अन्य लोगों के आने तक डटा रहा। लेकिन टाइटैन से लड़ने के बाद उसे कॉन्ट्रा की भयावहता का एहसास हुआ और वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और गलती से क्लियर स्काई हैमर छोड़ दिया। मार्शल स्पिरिट को अपने बाएं हाथ से दबा दिया। फिर टाइटैन रुक गया और तांग सैन से पूछा कि क्या उसका पिता तांग हाओ थे। तांग सैन को भी पता था कि दूसरी पार्टी और डुगुबो एक ही बल के थे और वो पता लगा सकता था कि क्या वह वापस गया और पूछताछ की, इसलिए उसने सीधे कहा। दूसरा पक्ष उसके पिता तांग हाओ का नाम सुनने के बाद चला गया, संभवतः क्लियर स्काई डोलुआ की ताकत के कारण, लेकिन तांग सान ने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष अब वापस लौटेगा और अपने साथ किसी को लाएगा। वह आगे बढ़ा और बोला, वरिष्ठ टाइटैन, ताइनुओ और मैं सिर्फ विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप और क्या चाहते हैं।
टाइटैन और बाइही ने एक दूसरे को देखने के बाद वे एक कदम आगे बढ़े और फिर कहा, तांग सेन, मैं लीजी कबीले का मूल प्रमुख हूँ, आप पहले से ही जानते हैं, और यह मूल बाइहे मिंजी कबीले का मूल प्रमुख है, जो मूल रूप से आपके पिता थे। अंडलिंग, हम इस बार यहाँ चैट करने आए हैं, तुम्हारे साथ अकेले। तांग सान ने कुछ देर सोचा, फ्लंडर और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, ठीक है, तो सीनियर, चलो अकादमी में चलते हैं और बात करने के लिए एक शांत जगह ढूंढते हैं। इस अध्याय का अंत अध्याय 84 सम्राट जू ये का निमंत्रण। इसके बाद तांग सान ताइतान और बाइहे को अकादमी में ले आया और एक ऐसा कमरा ढूंढा जो रास्ते में न आता हो, ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो वह समय पर पुलिस को सूचित कर सके। ताइतान और बाइहे को भी इसकी परवाह नहीं थी, वे बस पीछे पीछे चले गए और आगे निकल गए। कमरे में प्रवेश करने के बाद तांग सान ने सीधे पूछा, वरिष्ठ टाइटैन, वरिष्ठ व्हाइट, अभी आपने कहा कि आप कभी मेरे पिता के अधीनस्थ थे, आपका वास्तव में क्या मतलब है? ये देखने के बाद कि आसपास कौन है, बाइहे तांग सान के पास गया और जटिल भाव से बोला, तांग सान, तुम अपने पिता के बारे में कितना जानते हो? तांग सान ने कुछ देर सोचा और सीधे जवाब नहीं दिया और स्पष्ट रूप से कहा, वरिष्ठ व्हाइट, मैं अपने पिता के बारे में ज्यादा नहीं जानता, यानी मैं उनसे साल में एक बार मिलता था और तभी मुझे पता चला कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है और फिर वह जल्दी से चले गए। क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता अब कहाँ हैं? तांग सेन का सवाल सुनकर बाइहे और टाइटैन दोनों चुप हो गए। तांग सेन ने भी उनका प्रदर्शन देखा और पूछना जारी रखा, क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कहाँ हैं? बाइहे ने तांग सान की ओर देखा और कहा, तांग सान, चूंकि आप जानते हैं कि आपके पिता एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, क्या आप जानते हैं कि वो डोलुओ महाद्वीप पर सबसे कम उम्र के डोलुओ हाउतियान डोलुओ हैं? जब बाइहे ने बोलना समाप्त किया तो वह सीधे देखने लगा तांग सान पर, और जब उसने पाया कि उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, तो वह जान गया कि तांग सान को पहले से ही पता था, इसलिए उसने जारी रखा, ऐसा लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं, आपके पिता क्लियर स्काई स्कूल से हैं, क्लियर स्काई के वर्तमान कुलपति। स्कूल, तांग शियाओ, और आपके पिता उस समय क्लियर स्काई ट्विंस्टॉस के रूप में जाने जाते थे। अगर वह घटना नहीं हुई होती तो वे वह नहीं बन पाते जो वे बाद में बने, इसलिए अब अफसोस। तब बाइहे ने फिर कहा, वास्तव में वरिष्ठता के संदर्भ में आपको मुझे चाचा और दादा कहना चाहिए, और आपकी दादी मेरी अपनी बहन है। क्या? तांग सान अभी भी सोच रहा था कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था, लेकिन बाद में जब उसने ये सुना तो वह भी चौंक गया। बाइहे को देखने का उसका नजरिया बदल गया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके बीच ऐसा रिश्ता था। बाइहे अपनी यादों में खो गई। मेरी बहन की मृत्यु जल्दी हो गई और उस समय तुम्हारे पिता और तांग शियाओ दोनों ही युवा थे। मैंने उन्हें बड़ा होते देखा है। वे दोनों बहुत प्रतिभाशाली हैं और साधना में तेज हैं। यह इतना तेज था कि इससे हम सभी संबद्ध संप्रदायों को झटका लगा, खास तौर पर आपके पिता को। चलिए इस बारे में बात नहीं करते। मेरे लिए तुम्हें कुछ बातें बताना सुविधाजनक नहीं है। हम वास्तव में इस बार तुम्हें देखने आए हैं। सियाओ-सान, क्या मैं तुम्हें यही कह सकता हूँ? आह, चाचा, दादाजी, बिल्कुल। तांग सेन ने जल्दी से कहा। उनके रिश्ते के कारण तांग सेन ने अपना पता भी बदल दिया। बाइहे को भी काफी राहत मिली और उसने कहा, अब आपको ये भी पता चल गया है कि हम सभी जुक्सियन घाटी में शामिल हो गए हैं। अगर भविष्य में आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस किसी को जुक्सियन घाटी मिंटांग में मुझे ढूंढने के लिए भेज दें, मैं आपको ये दे दूंगा। जिसके बारे में बोलते हुए बाइहे ने पहले ही स्टोरेज सोल टूल से एक जेड बॉक्स निकाल लिया था और उसे तांग सेन को सौंप दिया था। ये ठीक 3 में से एक था। पवन विशेषता परिघास जिसे उसने क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन जिनसेन के साथ बदल दिया। हालांकि विशेषताएं तांग सेन से मेल नहीं खाती, लेकिन वर्तमान स्थिति में उनके लिए उपयुक्त को बदलना सुविधाजनक नहीं है, और यह एक परिघास भी है जो अभी भी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। दादाजी, यह क्या है? तांग सान ने जेड बॉक्स को देखा जो बाइहे ने उसे दिया था, और वह बहुत हैरान हुए बिना नहीं रह सका। पीछे मुड़कर स्वयं देख लो, इसे लेने के बाद तुम्हें बहुत लाभ होगा।
जब बाई ने बोलना समाप्त किया तो उसने तांग सान से कुछ नहीं कहा और कुछ ही देर बाद ताई तान के साथ चला गया। सू तियान स्वाभाविक रूप से लांबा अकादमी के बारे में नहीं जानता है, लेकिन भले ही वह यहाँ है, बाई ही और ताई टेन के प्रदर्शन से उसे ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके आदेशों की अवहेलना नहीं होगी और किसी व्यक्ति की याददाश्त नहीं बदलेगी। और तांग सेन को इस बात की परवाह नहीं होगी कि उसे परिघास मिल जाए या नहीं, इस बात का तो जिक्र ही न करे कि उसने आध्यात्मिक शक्ति भी रोक दी है। तांग सेन पर बीज, भले ही उसने ऐसा न किया हो। तांग हाओ को मारने के बाद तांग सेन की पहली मार्शल आत्मा मूल रूप से अपंग हो गई थी। भले ही आत्मा की शक्ति वृद्धि होगी तो इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जबकि सू तियान अपने साधना आधार को स्थिर कर रहा है, वह ये भी अध्ययन कर रहा है कि अपने शरीर के बाहर की काली ऊर्जा से कैसे छुटकारा पाया जाए। आखिरकार वह अभी भी कुछ समय के लिए दुष्ट देवता की शक्ति से नहीं निपट सकता है, इसलिए वह काली ऊर्जा के साथ बाहर नहीं जा सकता। 3 महीने जल्दी ही बीत गए और सू तियान, जो बिंगहुओ लिया गए नेत्र के बगल में क्रॉस लेग्ड बैठा था, अब दुष्ट देवता की शक्ति से निकलने वाली काली ऊर्जा को नहीं देख सकता था। इस समयावधि के बाद उसने अपनी आत्मा शक्ति और मानसिक शक्ति से इसे दबाना जारी रखा। दुष्ट देवता की शक्ति, आत्मा की शक्ति और मानसिक शक्ति समाप्त हो गई थी। उसने उन्हें तुरंत ठीक करने के लिए सीधे इस्तेमाल किया और फिर जारी रखा। ऐसा करने के बाद दुष्ट देवता की शक्ति आखिरकार कम हो गई। इससे उनकी वर्तमान आत्मिक शक्ति में भी कोई सुधार नहीं हुआ। वह अभी भी 64वें स्तर पर थी, लेकिन वह पहले से ही अत्यंत स्थिर थी। इसके अलावा इस अवधि के दौरान उनकी शारीरिक शक्ति में भी काफी सुधार हुआ है। अपनी शारीरिक शक्ति को बेहतर बनाने के लिए पंचतत्व व्यायाम विधि का सीधे अभ्यास करना, 5 आंतरिक शक्तियों को संतुलित करके अपनी शारीरिक शक्ति को बेहतर बनाने के पिछले तरीके से कहीं बेहतर है। यद्यपि पिछले कुछ महीनों में उनके पास पंचतत्व अभ्यास का अभ्यास करने के लिए अधिक समय नहीं था, उनके अनुमान के अनुसार उनकी वर्तमान शारीरिक शक्ति पहले से ही रक्षा प्रकार के शीर्षक वाले डोलुओं के बराबर है, जब वह इसका उपयोग नहीं करते हैं। आत्मा कौशल। इस समय नियू गाओ अचानक बिंगहुओ लिया गई की आंख के पास आया और सू तियान ने अभ्यास जारी नहीं रखा। नियू गाओ का मिदांग अब घाटी की रक्षा का प्रभारी है, इसलिए ये कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसे खोजने के लिए आना। नियू गाओ सू तियान के पास गया, थोड़ा झुका और कहा, युवा मास्टर, सम्राट जू ये ने किसी को एक निमंत्रण पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने आपको 3 दिनों के समय में इस साल की ऑल कॉन्टिनेंट सोल मास्टर अकादमी एलीट प्रतियोगिता देखने के लिए आमंत्रित किया है। क्वालिफायर। जब सू तियान ने समय गिना तो ऑल कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर अकादमी की कुलीन प्रतियोगिता का समय वास्तव में आ गया था। उसने अभी कुछ समय के लिए प्रशिक्षण समाप्त किया है, इसलिए वह एक नज़र देखने के लिए चला गया। नियू गाओ से निमंत्रण पत्र स्वीकार किया और कहा, ठीक है, तुम जाओ और बताओ किसी को कि मैं तब तक गुजर जाऊंगा। हाँ युवा स्वामी, तो मैं पहले नीचे जाऊंगा, नियू गाओ ने ऊंची आवाज में कहा। सू तियान को सिर हिलाते देख नियू गाओ सीधे वहां से चला गया। सू तियान ने मन ही मन सोचना शुरू किया, क्वालिफायर शुरू हो गए हैं और तियानडा शहर में कैंगुई अकादमी का समय आ जाना चाहिए। हालांकि मुझे शायद अब उसकी आत्मा की हड्डी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कोई नहीं है। इसे वापस लेने में नुकसान है। अब जब 7 श्रेक मॉन्स्टर्स के पास कोई परिघास पदोन्नति नहीं है, तो इस प्रतियोगिता में फाइनल में प्रवेश करना मुश्किल है। अंतिम चैंपियन की हेड स्पिरिट बोन स्टार लुओ रॉयल अकादमी टीम और वुहुंडियन टीम में से एक होनी चाहिए। डेविस और झू झुयुन में आध्यात्मिक बीज पहले से ही बोए जा चुके थे। अगर जिंगलुओ रॉयल अकादमी की टीम जीत जाती तो सू तियान के पास स्वाभाविक रूप से उस आत्मा की हड्डी को आसानी से पाने का एक तरीका होता। लेकिन अगर वुहुंडियन टीम जीत जाती है तो वह आत्मा की हड्डी संथू लीना के हाथों में आनी चाहिए। वुहुंडियन, और शायद जब आत्मा की हड्डी को अवशोषित करने का समय आएगा तो ये पोप बिबिडोन के साथ होगा। यह आसान नहीं है। सू तियान मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा आगे बढ़ गया। इस अध्याय का अंत।
अध्याय 85 7 श्रेक राक्षसों की ताकत। 3 दिन बाद खेल शुरू होने का समय आ गया। सू तियान डुगू बो को सीधे अखाड़े में ले आया। उद्घाटन समारोह शुरू होने से पहले सू तियान और दोनों सम्राट जू ये से मिलने गए। इस समय सम्राट जू ये के अलावा कई अन्य लोग भी होंगे और सू तियान ने मोटे तौर पर उनकी पहचान का अनुमान लगाया। उनमें से एक सफ़ेद कपड़ों में एक सुंदर दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी था, जो 2 दुबले पतले बूढ़ों के पीछे खड़ा था। वे 7 खजाना ग्लेज्ड टाइल स्कूल से निंग फैंगजी, तलवार डोलुओ, बोन डोलुओ और सू तियान ने जो सपना देखा था वह शेंजी भी यहाँ है और उसके बगल में 2 बूढ़े आदमी हैं। बेशक राजकुमार जुएक्विंगहे भी थे वहाँ। सू तियान और उन दोनों के आने के बाद कई लोगों ने अपना सिर घुमाया और देखा। वे सू तियान के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन हर कोई जानता था कि वह क्या कर रही है। डुगू बो, मैंने महामहिम को देखा है, सू तियान ने आगे बढ़कर कहा। फिर जू किंगहे की ओर मुस्कुराया और कहा, महामहिम, मैंने गुझू सू को देखा है। सू किंगहे भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से अलग था। जब उसने पहली बार सू तियान को देखा था, तब उसने जो सोचा था उससे अलग। उसकी आंखों में सू तियान का खतरा बहुत बढ़ गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरा पक्ष अत्यंत रहस्यमय है और उसकी पहचान जानता है, लेकिन सौभाग्य से दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए हैं। अस्थायी सहमति। इस समय निंग फैंगजी ने पहले ही पूछ लिया था, महाराज, मैं नहीं जानता कि यह कौन है। सम्राट जू ये ने हंसते हुए कहा, शायद हर कोई इस व्यक्ति को नहीं जानता है, इसलिए मैं इसका परिचय दूंगा। आप एक दूसरे को, यह जुक्सियन घाटी का गुझू सू है। मुझे दूसरे का परिचय देने की जरूरत नहीं है। शहर डोलुओ डुगू बो को हर कोई जानता है और अब वो अमर घाटी में भी एक व्यक्ति है। फिर उन्होंने एक एक करके निंग फैंगजी और मेंग शेंजी को सू तियान से मिलवाया। मैं संप्रदाय प्रमुख निंग और 2 वरिष्ठों से मिल चुका हूँ। सू तियान ने शांतिपूर्वक निंग फैंगजी के साथ अभिवादन का आदान प्रदान किया। गुझू सू, मैंने पहले ही जुक्सियन घाटी के नाम के बारे में सुना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जुक्सियन घाटी का मालिक इतना युवा होगा। निंग फैंगजी ने स्पष्ट रूप से जुक्सियन घाटी पर बहुत शोध किया था। सू तियान ने संक्षिप्त जवाब दिया, फिर देखने के लिए मुड़ा। मेंग शेंजी, प्रिंसिपल मेंग शेंजी, पिछली बार से बहुत समय हो गया है। मैं खेती में व्यस्त रहा हूँ और पिछली बार से अमर घाटी की खोज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत खेद है कि मैं तियांडा नहीं गया। रॉयल अकादमी, मेंग शेंजी ने हल्के से कहा। गुझू सू मजाक कर रहा था। वास्तव में मेंग शेंजी को पहले से ही सू तियान के बारे में पता था। सू के से वर्तमान स्थिति। उसे उम्मीद नहीं थी कि डुगू बो, जो तियांडा रॉयल अकादमी में राजसी था, वह भी सू तियान का अधीनस्थ था और अब वो केवल सू तियान के पीछे चुपचाप खड़ा था, इसलिए रवैया बहुत अच्छा नहीं है। उत्साही, सू तियान ने मेंग शेंजी की आंतरिक प्रतिक्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने एक दूसरे से संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के बाद सीधे मैदान में वीआईपी सीटों पर चले गए। पहुंचने के बाद सू तियान ने पाया कि वीआईपी सीटें भी कई पंक्तियों में विभाजित थीं और पहली पंक्ति में एक वीआईपी सीट थी। पंक्ति में कुल मिलाकर केवल 4 सीटें थीं। सबसे बड़ी सीट निश्चित रूप से सम्राट जू ये की सीट थी और बाईं ओर 1 सीट और दाईं ओर 2 सीटें थीं। सही, सम्राट जू ये के निमंत्रण पर दोनों निंग फैंगजी और सू तियान दाईं ओर बैठे थे। सू तियान को पता था कि यह सम्राट जू ये था जो कोशिश कर रहा था। उसे जीतना था, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बैठ गए और इससे उनके निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ ही देर बाद लाल लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी आया। इस तरह का लबादा सिर्फ वो उन मंदिर के 4 बड़े बिशपों के पास था। निश्चित रूप से सू तियान को जल्द ही दूसरे पक्ष की पहचान पता चल गई। वो उनका प्लेटिनम बिशप सारस था। मंदिर। इस समय निंग फैंगजी ने सू तियान से कहा, सू गुझू, जुर्क्सियन घाटी की स्थापना के बाद, हालांकि आप घाटी के मालिक बहुत अधिक नहीं दिखे हैं, मैंने सुना है कि आपने और आपकी महिमा ने एक हथियार का आदान प्रदान किया है। मैंने इस तरह का हथियार देखा है।
इससे पहले मुझे नहीं पता था कि गुझू सू मेरे 7 ट्राजा ग्लेज्ड टाइल स्कूल के बारे में क्या सोचती है। सू तियान हल्के से मुस्कुराया और कहा, संप्रदाय मास्टर निंग, आपके साथ खजाने वाले ग्लेज्ड टाइल स्कूल में अब हथियारों की कमी नहीं होनी चाहिए। आप नहीं जानते होंगे कि मैं भी कुछ दिनों तक श्रेक अकादमी में रहे। तांग सेन सबको जानता भी है। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे पास ऐसा होगा। रिश्ता। निंग फैंगजी भी काफी हैरान था, पहले से ही अपने दिल में सोच रहा था कि सू तियान को तांगसेन से छिपे हुए हथियार खरीदने वाले 7 ट्राजा ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय के बारे में पता होना चाहिए। एक बात है जो उसके लिए बहुत अजीब है। यदि आप जुक्सियन घाटी के इस हथियार के लिए एक खरीदार ढूंढना चाहते हैं, तो आत्मा मास्टर दुनिया में हर कोई। उन्हें अपने 7 ट्राजा ग्लेज्ड टाइल स्कूल की स्थिति पता होनी चाहिए, और वे निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देंगे, लेकिन जुनिक्सियन गू ने कभी उनसे संपर्क नहीं किया, और अब वह अंततः समझता है, लेकिन वह ये भी सोचता है कि दोनों पक्ष सहयोग स्थापित कर सकते हैं। भविष्य, और वे यह नहीं सोचेंगे कि बहुत सारे हैं कुछ हथियार। इसके बाद सू तियान ने निंग फैंगजी के साथ बातचीत बंद कर दी, लेकिन नीचे के चौक की ओर देखा। अब सभी टीमों को युद्ध क्षेत्र का इंतजार करना चाहिए, लेकिन वहां काफी संख्या में दर्शक प्रवेश कर रहे हैं। अखाड़ा। यहाँ बैठकर खेल देखना वास्तव में एक विशेष अनुभव। जल्द ही अनावरण समारोह शुरू होगा। वीआईपी सीटों की पहली पंक्ति में बैठे लोगों ने भी मैदान में सभी की चर्चा को बढ़ा दिया। यह महाराज हैं, ये सम्राट जू ये है। उसके बगल में जो है वह 7 खजाना ग्लेज्ड टाइल स्कूल का संप्रदाय मास्टर निंग है। संप्रदाय गुरु निंग का स्वभाव वास्तव में सौम्य और परिष्कृत है। ये स्पिरिट हॉल के शीर्षक वाले डोलुओ जैसा दिखता है। उसके बगल में वह युवक कौन है जो वहां बैठ सकता है? चौक में कुछ लोग ये भी अनुमान लगा रहे थे सू तियान की पहचान के बारे में। पहली पंक्ति में बैठने में सक्षम होने के लिए असाधारण पहचान होनी चाहिए, और वे थोड़ी देर के लिए बहुत उत्सुक थे। नमस्कार दोस्तों, मैं इस प्रतियोगिता का मेजबान हूँ। इस कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर अकादमी एलिट के उद्घाटन समारोह की मेजबानी करना एक बड़ा सम्मान है। प्रतियोगिता। मैं आपको उन मेहमानों से मिलवाता हूँ जो इस बार कार्यक्रम देखेंगे। सबसे पहले हमारे सम्राट जू ये बाईं ओर वाला सलास है, जो स्पिरिट हॉल का प्लेटिनम बिशप है, और दाईं ओर वाले 2 लोग 7 ट्राजा ग्लेज्ड टाइल स्कूल के सैक्ट मास्टर निंग और जुक्सियन वैली के मास्टर सू गू हैं। जाहिर है, सू तियान की पहचान पुरुष मेजबान को पहले ही बता दी गई थी। इसके बाद मेजबान ने मेजबानी जारी रखते हुए कहा, आइए हम इस साल की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों को आमंत्रित करें। प्रवेश करना। जैसे ही टीमें आईं, उनकी नज़रें वीआईपी सीटों पर बैठे लोगों पर टिकी थीं। उन्होंने अभी अभी पीछे से परिचय सुना था, और वहाँ एक ऐसी ताकत थी जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, जिसने उन्हें आकर्षित किया सबका ध्यान। इसके बाद जब अगली कुछ टीमें पहुंचीं, तो श्रेक टीम पहले ही अंदर आ चुकी थी। वे सभी हरे रंग के कपड़े पहने हुए जो बेहद। प्रवेश करने के बाद वे सभी वीआईपी सीटों की ओर देखने लगे, और स्वाभाविक रूप से उन सभी ने सू तियान को देखा। निंग रोनग्रान पहले से ही बेहद हैरान था और बोला, क्या ये सू तियान नहीं है? वह मेरे पिता के बगल में क्यों बैठा है? क्या ये हो सकता है कि वो जुक्सियन घाटी का मालिक है जिसका अभी परिचय कराया गया है? तांग सान और ऑस्कर के अलावा अन्य लोग भी बेहद आश्चर्यचकित थे। तांग सान को पहले से ही इसके बारे में पता था, और जब ऑस्कर ने बाद में जुक्सियन घाटी के सू गुझू का परिचय सुना, तो उसने जुक्सियन मंडप के बारे में सोचा जिसे सू ने बनाया था। तियान ने उसे बताया। तियानडो शहर में आने के बाद उसने विशेष रूप से जुक्सियन मंडप की भी जांच की, और उसे पता चला कि जुक्सियन मंडप अभी कुछ समय पहले ही तियानडो शहर में स्थापित किया गया था। सू तियान को मैदान पर ऊंचे स्थान पर बैठे देखकर वह चौंक गया। उसके मन में और अधिक दृढ़ संकल्प है। इस समय सू तियान ने भी अपना ध्यान कैंगुई अकादमी से हटाकर श्रेक और अन्य लोगों की ओर लगाया, लेकिन थोड़ी खोजबीन के बाद उसने पाया कि आत्मा की शक्ति इनमें से श्रेक 7 बहुत ऊंचा नहीं था। टीमों के साथ तुलना भी की गई,
तथा उनमें से कई के साथ तुलना भी की गई। टीम का अनुपात थोड़ा कम लगता है। दाई मोबाई और तांग सेन को छोड़कर, जिनकी आत्मिक शक्ति 40 के स्तर पर पहुंच गई है, बाकी सभी 30 से अधिक आत्मा मास्टर्स का स्तर सू तियान नहीं है। दूसरों की आत्मिक शक्ति से आश्चर्यचकित, लेकिन जो बात उसे अजीब बनाती है वो ये है कि तांग सेन की आत्मिक शक्ति पहले ही स्तर 40 को पार कर चुकी है, जिससे वह काफी हैरान हो गया। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 86 समय और वर्षों का पता लगाना। यद्यपि सू तियान तांग सान की आत्मिक शक्ति की स्थिति से काफी हैरान था, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अकादमी की टीम को बड़ी दिलचस्पी से देखने लगा। अब जब वह यहाँ है, तो उसे स्वाभाविक रूप से इन टीमों की ताकत पर भी गौर करना होगा। चारों ओर देखने के बाद केवल 5 तत्व अकादमी की टीम ही खराब नहीं है, और अन्य टीमों में अधिकतम केवल एक आत्मा संप्रदाय है, और उनमें से कई में नहीं है। ऐसा लगता है कि अच्छी प्रतिभा वाले आत्मा स्वामी हैं। मूल रूप से उन कुछ आत्मा मास्टर अकादमियों से घिरा हुआ है, और साधारण अकादमियां श्रेक अकादमी के अपवाद के साथ उच्च प्रतिभा वाले छात्रों की भर्ती नहीं कर सकती हैं। इस तरह से सोचते हुए सू तियान ने अचानक अफसोस जताया कि फ्लेंडर में अभी भी कौशल है। आखिरकार दाई मोबाई और अन्य लोगों को बेवकूफ़ बनाने में सक्षम होना भी एक कौशल है। सम्राट जू यी द्वारा प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा के तुरंत बाद वुन मंदिर के प्लेटिनम बिशप ने लॉटरी निकाली और प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। इसके बाद मेजबान ने पहले दौर के लिए अकादमी के खिलाफ मैच की घोषणा की। क्वालीफायर के पहले दौर में केंगहुई अकादमी टीम का सामना पर्पल स्टार अकादमी टीम से होगा। क्वालीफायर के पहले दौर में तियांडा रॉयल अकादमी की दूसरी टीम का सामना श्रेक अकादमी टीम से होगा। प्रतियोगिता एक एक करके शुरू हुई और वीआईपी सीटों पर बैठे कुछ लोग भी मैदान पर नजर रखते हुए इन टीमों की ताकत पर ध्यान दे रहे थे। इस समय सम्राट जू यी ने दाईं ओर निंग फेंगजी और सू तियान को देखा और पूछा, संप्रदाय मास्टर निंग, गू मास्टर सू, मुझे आश्चर्य है कि क्या इनमें से कोई भी टीम है जिसके बारे में आप अधिक आशावादी हैं। निंग फेंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बार भाग लेने वाली टीमों में से एक हूँ, और मैं उनमें से एक के बारे में वास्तव में आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि उनमें निश्चित रूप से प्रारंभिक दौर पास करने की क्षमता है। सम्राट जू यी बस लापरवाही से बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निंग फेंगजी वास्तव में उन पर मोहित हो जाएंगे, इसलिए वे उत्सुक हो गए। ओह, मुझे नहीं पता कि कौन सी टीम संप्रदाय मास्टर निंग को आकर्षित कर सकती है। निंग फेंगजी ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन रहस्यमय तरीके से कहा, यह विशेष रूप से टीम है। महामहिम, कृपया मुझे धोखा देने की अनुमति दें। सम्राट जू यी ने कोई और सवाल पूछना जारी नहीं रखा, और फिर दोनों ने सू तियान को देखा, जिसने बस मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं इन टीमों से परिचित नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखने आया था। उत्तेजना। बेशक सू तियान को पता था कि निंग फेंगजी श्रेक टीम की बात कर रहा था। हालांकि श्रेक और अन्य लोग वास्तव में आत्मिक शक्ति में उच्च नहीं थे। प्रारंभिक दौर में पास होने की संभावना अभी भी अधिक थी। हालांकि यहाँ की टीम में उन्हें कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं मिला जो फाइनल जीतने की क्षमता रखता हो। चैंपियनशिप। इसलिए मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी। पहले राउंड में सभी टीमों का एक मैच होगा और जल्द ही श्रेक अकादमी और हेवन डू रॉयल अकादमी के बीच लड़ाई होगी। तियांडा शहर में दर्शकों ने स्वाभाविक रूप से तियांडा रॉयल अकादमी का समर्थन किया, इसलिए जब तियांडा रॉयल अकादमी की दूसरी टीम सामने आई तो उसने पूरे दर्शकों का समर्थन हासिल कर लिया। तियांडू रॉयल अकादमी, आओ, श्रेक अकादमी को हराओ। श्रेक अकादमी की टीम की वर्दी बहुत बदसूरत है और वे इसका विज्ञापन भी करते हैं। पूरे चौक में तरह तरह की चीखें गूंज रही थीं। तियांडू रॉयल अकादमी की दूसरी टीम के सदस्य बाहर आने के बाद वे सभी बहुत ही शांत और खुश थे, दर्शकों की जय जयकार का आनंद ले रहे थे। और श्रेक सेवन के चेहरे बदसूरत थे। सू तियान निंग फेंगजी को देखने से खुद को रोक नहीं सका और उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। संप्रदाय मास्टर निंग को श्रेक अकादमी में रुचि होनी चाहिए। निंग फेंगजी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उन्होंने कहा,
चून की गुझू सू भी श्रेक अकादमी में रहे, उन्हें उनकी ताकत का पता होना चाहिए, लेकिन क्यों? क्या गुझू सू ने इस कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर अकादमी एलीट प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? आखिरकार यह एक दुर्लभ अवसर है। सू तियान ने हल्के से कहा, मुझे मंच पर जाकर मौज मस्ती करना पसंद नहीं है। क्या दूसरे लोगों की प्रतियोगिताएं देखना अच्छा नहीं लगता? हाँ, लेकिन गुझू सू वास्तव में एक जवान आदमी की तरह नहीं दिखता है। निंग फैंगजी काफी उत्सुक था सू तियान की ताकत के बारे में। उनके अनुमान के अनुसार उन्हें कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन वह अभी भी युवा हैं। कहाँ जाना है? वह अभी भी थोड़ा घमंडी था और थोड़ी देर के बाद खेल देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मुस्कान। इस समय नीचे की दो टीमों ने भी अपनी आत्मा के छल्ले जारी किए थे और सू तियान ने एक नज़र में देखा कि तांग सान की चौथी आत्मा की अंगूठी का रंग अपेक्षित 10,000 साल की आत्मा नहीं था। अंगूठी, लेकिन सिर्फ एक सामान्य 1000 साल की आत्मा अंगूठी। जल्द ही उसने सोचा कि चून की तांगसान ने स्टार एनीज रहस्यमय बर्फ घास और धधकते हुए नहीं लिया था। अपने शरीर की आग बुझाने के लिए जिंगजियाशु की अग्नि का सहारा लिया, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति उसे 10,000 साल की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने में मदद नहीं कर सकी, जिसे सामान्य माना जाता था। हालांकि श्रेक का प्रतिद्वंद्वी केवल दूसरा है। तियांडा रॉयल अकादमी की टीम और उनकी ताकत अभी भी इस दूसरी टीम की तुलना में बहुत अधिक है। लड़ाई का परिणाम स्वाभाविक रूप से तियांडा रॉयल अकादमी की दूसरी टीम के सभी सदस्यों की गंभीर चोटों के साथ समाप्त हुआ। श्रेक और अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से भारी कदम उठाए, जानबूझकर। वास्तव में कई लोगों ने इसे पहले ही देख लिया है। हालांकि प्रतियोगिता केवल ये निर्धारित करती है कि कोई भी हत्यारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि भारी चाल नहीं चलनी चाहिए। इसने सम्राट जू को भी बनाया। तुम्हारा चेहरा काला पड़ गया। इस स्थिति को देखकर सू तियान को पता था कि श्रेक और अन्य लोग स्पष्ट रूप से तियांडा रॉयल अकादमी से निष्कासित होने के बारे में नहीं भूले थे, इसलिए यह बदला था। बेशक इसमें अपने आप में कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कि अगर कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो वह दूसरे व्यक्ति को जाने नहीं देगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। ताकत के बिना ये तर्क है कि तांगसान एक वयस्क है, ऐसा करने के लिए सोच समझकर काम करना चाहिए। आखिरकार वह श्रेक में अन्य लोगों की तरह नहीं है। इसके बाद क्वालिफायर का पहला राउंड जल्द ही समाप्त हो गया। सू तियान श्रेक अकादमी नहीं गया, बल्कि डुगुबो के साथ सीधे अखाड़े से निकल गया। सम्राट जू ये को अलविदा। डुगुबो, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम तियांडो शहर के जुशियान मंडप में जाओ और मेरा इंतजार करो। जी महाराज। सू तियान ने डुगुबो को सीधे भेज दिया। आखिरकार जितने कम लोग लोगों को मारने और हड्डियां लेने के बारे में जानते हैं, उतना ही अच्छा है। डुगुबो के चले जाने के बाद सू तियान उस दिशा में चला गया जिस दिशा में कैंगुई कॉलेज छोड़ा था। उस समय ये व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति नहीं था और सू तियान के पास उसे मारने का कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। सू तियान को निवास ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। कैंगुई कॉलेज के इस समय शी नियान कॉलेज के लोगों से अलग नहीं हुआ था। सू तियान ने भी जल्दबाजी में काम नहीं किया, बस चुपचाप इंतजार किया। अंधेरा। कैंगहुई अकादमी के छात्रों को भेजने के बाद अपने निवास पर वापस आकर वह इसे और अधिक सहन नहीं कर सकता था। आज की प्रतियोगिता ने उसे बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को देखने का मौका दिया और इसका कैंगहुई अकादमी पर प्रभाव पड़ने की संभावना थी, इसलिए वह सीधे वहां से चला गया। आवास। जैसे ही वह वहां से चला गया, उसके सिर में हल्का सा उतार चढ़ाव हुआ, जिससे उसका शरीर आसपास के वातावरण में घुल मिल गया और साधारण लोगों का उस पर ध्यान ही नहीं गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे सू तियान ने देखा था। जैसे ही वह दिखाई दिया, नियान के पास अभी भी कुछ कौशल हैं और वह भ्रम के माध्यम से सीधे खुद को छिपा सकता है। इसे एक स्वनिर्मित आत्मा कौशल कहा जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे मार दिया। इतने सारे प्रतिभाशाली लोग नहीं मिले हैं। इससे सू तियान को काफी हैरानी हुई। बेशक वह अभी भी दूसरों को कम नहीं आंक सकता था।
शायद जिन लोगों की उसे परवाह नहीं थी, उनके पास कुछ अज्ञात तरकीबें थीं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 87 तांग सान पिस्तौल पर शोध करता है। शी नियान की क्षमता का अन्य लोगों पर अच्छा प्रभाव हो सकता है, लेकिन सू तियान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और सू तियान ने तुरंत उसका अनुसरण किया। रास्ते में शी नियान भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं गया और ऐसी जगहें चुनी जहां लोग न हों। सू तियान बिल्कुल अवाक रह गया। जब वह एक बहुत ही सुनसान गली में पहुंचा तो वह सीधे बाहर चला गया और शी नियान तुरंत बाहर चला गया। फिर उसने सू तियान को देखा। तुम हो। जाहिर है कि दूसरे पक्ष ने उसे पहचान लिया है। सू तियान ने दूसरे पक्ष के बोलने का इंतजार नहीं किया और तुरंत ऐसा करना शुरू कर दिया, और मानसिक हेरफेर डोमेन एक पल में जारी हो गया। उसके डोमेन के अंतर्गत उस समय 70वें स्तर के आत्मा ऋषि में प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी, और उसकी मानसिक शक्ति और चेतना को सू तियान द्वारा जल्दी से बाहर खींच लिया गया था, और फिर उसकी मानसिक शक्ति को डोमेन से निकलने वाले टेंटिकल्स द्वारा दबा दिया गया था। इसे साफ चूसा गया, जिससे केवल एक गिरा हुआ शरीर और थोड़ी सी चेतना हवा में तैरती रही। सू तियान वहां गया और उसके हाथ की एक लहर से 2 लपटें निकली, जिसने सीधे शी नियान के शरीर और चेतना को राख में बदल दिया, और सू तियान के हाथ में एक क्रिस्टल स्पष्ट सिर आत्मा की हड्डी दिखाई दी। उन्होंने घटनास्थल पर आत्माओं की हड्डियों की जांच नहीं की, बल्कि वहां से सीधे चले गए, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। दूसरी ओर निंग फेंगजी ने मैच के बाद श्रेक और उसकी पार्टी को ढूंढ लिया। पिताजी। निंग फेंगजी को देखकर निंग रोंगरोंग उत्साह से दौड़कर आया और फिर पूछा, पिताजी, क्या ये वास्तव में सू तियान था जो प्रतियोगिता के दौरान आपके बगल में बैठा था? निंग रोंगरोंग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए जब उसने अपने पिता को देखा तो उसने सीधे अपने पिता से पूछा। मैंने सुना है कि उसने कहा कि वो श्रेक अकादमी में रहा, इसलिए वह सही होगा। जब दूसरों ने उसका परिचय कराया, अभी अभी ये सू गुझू था जिसने उसे सू गुझू कहा था, और निंग फेंगजी केवल सू तियान के बारे में जानता था। अभी नाम दें, ये वास्तव में वही है। वह अमर घाटी का मालिक कैसे बन गया? हालांकि निंग रोंगरोंग ने खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था, फिर भी वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। आखिरकार एक सहपाठी जिसे वह सीधे जानता था, एक गुट का नेता बन गया। चाहे ये कैसे भी हो, सुनने में ये थोड़ा रहस्यमय लगता है। वास्तव में यह इसलिए भी है क्योंकि फ्लंडर और अन्य लोगों ने उन्हें सू तियान की स्थिति के बारे में नहीं बताया था। फ्लेंडर ने पिछली बार तांग सान को सू तियान से बचाया था। उनके बीच संबंध वास्तव में खराब हो गए हैं, और उन्होंने लौटने के बाद इस मामले का उल्लेख नहीं किया। निंग फेंगजी ने ये भी पूछा, रोंगरोंग, आप सहपाठी हैं, इसलिए आपको सू तियान की ताकत पता होनी चाहिए। निंग रोंगरोंग की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। मुझे केवल इतना पता है कि 2 साल पहले सू तियान की ताकत पहले से ही एक स्तर 46 आत्मा संप्रदाय थी, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए अकादमी में रहने के बिना छोड़ दिया। आप 2 साल पहले ही सोल सेक्ट से जुड़े थे। निंग फेंगजी भी हैरान रह गए। 2 साल पहले सोल सेक्ट पहले से ही सोल किंग था। कोई आश्चर्य नहीं कि सू तियान ने इस कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर अकादमी एलिट प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। यह आत्मा के लिए बहुत मायने नहीं रखता था। आत्मा राजा स्तर पर मास्टर, उस बारे में बात मत करो। निंग फेंगजी के शांत होने के बाद उसकी नज़र तांग सैन पर पड़ी और कहा, छोटी सैन, मैं अभी भी आपको इस बार आपकी जीत पर बधाई देना चाहता हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा अपनी ताकत के बल पर इस क्वालिफाइंग राउंड को पास करना बहुत संभव है, और 5 एलिमेंट्स अकेडमी आपको थोड़ी अधिक परेशानी दे सकती है, लेकिन अगर आप इस क्वालिफाइंग राउंड को पास कर लेते हैं और फाइनल में प्रवेश करें और आप उन असली लोगों से मिलेंगे। विरोधियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। अहंकार और उतावलापन। मुझे ये भी पता है कि आपने आज अपने प्रतिद्वंद्वी को क्यों घायल किया, लेकिन इस तरह की बात यथासंभव कम होनी चाहिए। बहुत सारे दुश्मन बनाना न केवल आपके लिए हानिकारक है बल्कि प्रतिस्पर्धा भी प्रतिकूल है, यहाँ तक कि भविष्य भी। विकास प्रभावित होगा। आपको तियांडर रॉयल अकादमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है।
पहले ही नमस्ते कह चुका हूँ। तांग सान ने आदरपूर्वक कहा, धन्यवाद अंकल निंग। निंग फैंगजी ने कहा, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपके द्वारा हमें प्रदान किया गया छिपा हुआ हथियार भी बहुत अच्छा है। वैसे इस मामले की बात करें तो जुक्सियन घाटी और हेवनडू साम्राज्य के बीच एक हथियार व्यापार है। मेरे पास भी यहाँ एक है। शक्ति काफी अच्छी है, देखें कि क्या आप कुछ पा सकते हैं। बोलते हुए निंग फैंगजी ने पहले ही एक निकाल लिया था। पिस्तौल ली और तांग सैन को सौंप दी। यह उसे स्वर्गडू की सेना से मिली थी। किसी तरह से साम्राज्य को जब्त कर लिया और उसने इसे तांग सैन को भी दिखाया, ये देखने के लिए कि क्या सू तियान को ये तांग सैन से मिला है। एक हथियार जिसे वह नहीं जानता था। अगर तांग सैन ने छिपे हुए हथियारों पर शोध नहीं किया होता तो शायद वह सुराग देख सका। तांग सान ने पिस्तौल ली और देखा कि इस हथियार का स्वरूप कुछ हद तक उसके गॉडली झुगे क्रॉसबो के समान था, लेकिन ये छोटा था और इसमें कोई तीर नहीं था। चाचा निंग, बिना तीर के इसमें क्या शक्ति हो सकती है? भले ही ये लोहे की गेंदों को मार सके, लेकिन इसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं होगी। निंग फैंगजी को तांग सैन की अभिव्यक्ति के परिवर्तन से पता चला कि यह तांग सैन द्वारा विकसित एक छिपा हुआ हथियार नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। आप इसे स्वयं आजमा सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। तांग सान ने संदेह के साथ पिस्तौल को दूर एक सुनसान स्थान पर ले जाकर अपने दाहिने हाथ से बंदूक का हैंडल पकड़ा, सामने एक बड़े पेड़ पर निशाना साधा और सीधे ट्रिगर खींच दिया। श्रेक और अन्य लोगों ने थप्पड़ की आवाज सुनी और पीछे मुड़े, जल्दी से उनके सिरों को देखने के लिए, लेकिन तांग सैन को आगे जाने की जरूरत नहीं थी। वह पहले से ही अपनी बैंगनी दानव आंखों के साथ आगे की स्थिति को देख सकता था। बड़े पेड़ को सीधे आधे रास्ते में छेद दिया गया था और भी बहुत कुछ था, और मैं मदद नहीं कर सका। मेरे दिल में झटका लगा, यानी उसके ईश्वरीय जुगे क्रॉसबो द्वारा दागे गए तीर सबसे शक्तिशाली थे, और इससे भी अधिक उसने पाया था कि इस हथियार से दागे गए हथियार तीरों की तरह तेज नहीं थे। निंग फैंगजी पहले ही तांग सान के पास आ चुकी थी और पूछा, छोटी सान, तुमने भी यह शक्ति देखी है? क्या तुमने कुछ देखा है? तांग सान ने अपने दिल में आश्चर्य को दबाते हुए एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, अंकल निंग, इस हथियार का लॉन्चिंग डिवाइस कुछ हद तक गॉडली जुगे क्रॉसबो के समान है। मुझे इसे समझने के लिए अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। निंग फैंगजी ने कहा, इस बारे में चिंता मत करो, यह महत्वपूर्ण है कि आप पहले प्रतियोगिता की तैयारी करें, फिर आप पहले वापस जाएं। मैं आपके साथ वहां नहीं जाऊंगा ताकि पक्षपात का आरोप न लगे। निंग फैंगजी से अलग होने के बाद तांग सान अभी भी अपने हाथ में हथियार का अध्ययन कर रहा था, यह अनुमान लगाते हुए कि क्या सू तियान ने उसके ईश्वरीय जुगे क्रॉसबो को देखा और फिर उसमें सुधार किया। वह रास्ते में कभी शांत नहीं हुआ। प्रतियोगिताओं के अगले कुछ दौर में सू तियान ने डुगुबो को भी भाग लेने के लिए ले लिया। शी नियान का गायब होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये कोई छोटी बात भी नहीं थी। अगर सू तियान नहीं गुजरता तो लोगों के लिए उसके बारे में सोचना आसान होता। वीआईपी सीट पर बैठे किसी व्यक्ति का अचानक चले जाना कई लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। उस वर्ष की भ्रामक बुद्धि आत्मा अस्थि के लिए उसने उस पर भी एक संक्षिप्त नज़र डाली। ये वास्तव में एक अच्छी आत्मा विशेषता आत्मा अस्थि थी, लेकिन सू तियान ने इसे अवशोषित नहीं किया, इसलिए यह आत्मा अस्थि सिर्फ एक बैकअप थी, बस मामले में बस एक। और इस प्रतियोगिता का परिणाम भी कुछ ऐसा ही रहा जैसा कि उन्होंने सोचा था। श्रेक अकादमी ने प्रारंभिक दौर भी पास कर लिया, लेकिन इसे पास करना काफी कठिन था। फाइनल के लिए मूल रूप से कोई उम्मीद नहीं है। जब श्रेक और अन्य इस बार ब्लेजिंग अकादमी के खिलाफ लड़ रहे थे तो वे सभी ब्लेजिंग अकादमी के हुओवू की चाल से सीधे हार गए। हुओवू याओयांग, यहाँ तक कि तांग सैन को भी नहीं बख्शा गया। आखिरकार उसके पास अब कोई अग्नि प्रतिरक्षा नहीं है, इसलिए बड़े पैमाने पर लौ हमले के तहत कोई जगह नहीं है। हार के बाद कई लोगों के चेहरे बहुत उदास थे और वे स्पष्ट रूप से बेहद अनिच्छुक थे। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 88 श्रेक का दबाव।
क्वालिफायर खत्म हो चुके हैं और अभी भी एक प्रमोशन मैच बाकी है जो आधे महीने तक चलेगा। सू तियान को अब इसे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीधे सम्राट जू यी को विदाई दी। महाराज, चूंकि यह योग्यता समाप्त हो गई है, इसलिए मैं पहले विदाई लूंगा। ये सुनकर कि सू तियान जाने वाला था, सम्राट जू ये ने विराम लिया और कहा, गुझू सू, अभी भी एक पदोन्नति प्रतियोगिता आनी बाकी है, इसे अब और मत देखो। इस प्रतियोगिता ने कुछ प्रतिभाशाली आत्मा स्वामी पैदा किए हैं। आपकी जुनक्सियन घाटी भविष्य में हम हमेशा शिष्यों की भर्ती करेंगे। नहीं महाराज, मैं यहाँ सिर्फ आनंद में शामिल होने आया हूँ। शिष्यों की भर्ती का मामला वर्तमान जुक्सियन घाटी के लिए आवश्यक नहीं है। जुक्सियन घाटी अभी अभी स्थापित हुई है और मौजूदा शिष्यों को अभी भी एक साथ काम करने की जरूरत है। उसे अभी भी नए लोगों की भर्ती करने की जरूरत है और मौजूदा लोग उसके लिए कुछ करने के लिए पर्याप्त हैं। सम्राट जू ये ने कहा, चूंकि गुझू सू जा रहा है, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। सू तियान भी हैरान था। अगर सम्राट जू ये उसे कुछ सौंप सकते थे तो केवल एक। उनके बीच हथियारों का सौदा हुआ। उन्होंने पूछा, मुझे नहीं मालूम कि महाराज ने क्या कहा। सम्राट जू ये ने बहुत विनम्रता से कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब से आप पिछली बार आए थे, जियाओ के हमेशा आपकी जुक्सियन घाटी की यात्रा करना चाहती थी, लेकिन जब वो अकेली जाती है तो मुझे राहत महसूस नहीं होती है। अब जब आप यहाँ हैं तो ये सही है। आपको क्या लगता है? सू तियान ने स्वाभाविक रूप से समझा कि सम्राट जू यी का क्या मतलब था और कहा, महाराज, मैं राजकुमारी का अमर घाटी में जाने का स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं भविष्य में अभ्यास करूँगा और मुझे डर है कि मैं हर समय राजकुमारी की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। सम्राट जू ये ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ये ठीक है, आपकी जुन जियांगू की ताकत से जो कुछ भी हो सकता है वह तय है। जियाओ के थोड़ी देर में आ जाएगी। उसके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, आप एक के रूप में गिने जा सकते हैं। निश्चित रूप से जूके को आने में ज्यादा समय नहीं लगा और वह सू तियान को देखकर काफी खुश हुई। आखिरकार सू तियान अनिच्छा से ही सहमत हो सकी। जब वह उब गई तो वह मुड़ी और वापस आ गई। तो जब मैं जियांगू को खोजने के लिए वापस गया तो सू तियान और डुगुबो के अलावा वहाँ एक और जूके था। सू तियान, क्या तुम जुक्सियन घाटी वापस नहीं गईं? तुम सूर्यास्त वन में कैसे गईं? ये देखकर कि सूर्यास्त वन पहले से ही उसके सामने था, जूके ने भी उत्सुकता से पूछा। उसके सुंदर चेहरे पर संदेह का एक निशान था। सू तियान ने सीधे कहा, जुनक्सियन घाटी सूर्यास्त वन में है। सूके ने भी अपना मुंह ढक लिया। आह, जंगल में? तो क्या तुम्हें परेशान करने के लिए आत्मा जानवर नहीं होंगे? ये सही है, इसलिए एक राजकुमारी के रूप में आपके लिए इस तरह के स्थान पर आना वास्तव में उचित नहीं है। सू तियान सिर्फ जूके को डरा रहा था। वास्तव में सनसेट फॉरेस्ट में आत्मा जानवर शायद ही कभी जुक्सियन घाटी में जाते हैं। एक तो ये कि सनसेट फॉरेस्ट में ही कोई उच्च स्तरीय आत्मा जानवर नहीं है और दूसरा ये कि जुक्सियन घाटी तो केवल परिधि पर है। क्या बात है, पता चला कि जब मुझे आत्मा की अंगूठी मिली तो मैं स्टार डू वन में चला गया। सूके ने उदासीनता से कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे उस समय आत्मा जानवर द्वारा पीछा किए जाने की याद थी या नहीं, और उसका चेहरा भी बदल गया। ये लाल हो गया। बहुत। सूके को इस तरह देखकर सू तियान उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है। जब वह जुशियान घाटी में पहुंचता है तो वह कहता है, ये वही है, यह जुशियान घाटी है। अपने सामने बड़ी इमारत को देखते हुए जूके, वह भी काफी हैरान थी। आखिरकार सनसेट फॉरेस्ट हंटिंग सोल फॉरेस्ट जैसा नहीं है। यहाँ के सभी आत्मा जानवर जंगली हैं। उसे इस जंगल में ऐसा जानवर देखने की उम्मीद नहीं थी। जगह, सू तियान, तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुमने यहाँ अपनी शक्ति स्थापित करने का साहस किया। इसके बाद सू तियान ने जूके को घाटी में घुमाया, उसे जुशियान घाटी से परिचित कराया और फिर उसे घाटी में मिंटांग की कुछ महिला शिष्यों को सौंप दिया ताकि वे जूके के साथ खेलना जारी रखें, जबकि वह बर्फ और आग की आंखों में चला गया। ऑल कॉन्टिनेंट सोल मास्टर एकेडमी एलीट प्रतियोगिता के फाइनल से 2 महीने से भी कम समय पहले
सू तियान को पीछे की स्थिति के बारे में सोचने की जरूरत है। हेट स्पिरिट बोन जो चैंपियनशिप जीतना चाहता है वह इतना आसान नहीं है। हालांकि इस बार वह अतीत की किसी बात पर अमल नहीं करेंगे। अंतरिक्ष स्थानांतरण वह पलक झपकते ही गुजरना चाहता है। समय बीतता गया और देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। इस दौरान जू के अक्सर बिंगहो लिया गई आई में जाती थी, लेकिन वह कभी नहीं जाती थी और वह सू तियान के माता पिता से बहुत परिचित हो गई थी, यहाँ तक कि उसे याद दिलाने भी नहीं आया। तियांडा शहर के लिए पदोन्नति प्रतियोगिता भी समाप्त हो गई है। हालांकि श्रेक और अन्य लोगों ने पदोन्नति प्रतियोगिता पास कर ली है, फिर भी कोई बात नहीं। चाहे वह फ्लैंडा हो, शिक्षक हो या छात्र हो, वे सभी उदास हैं और आगामी प्रतियोगिता के आत्मविश्वास से उनका कोई लेना देना नहीं है। दाई मुबाई का चेहरा और भी बदसूरत हो गया और उसने ग्रैंड मास्टर से पूछा, ग्रैंड मास्टर, हमारी वर्तमान ताकत के साथ क्या फाइनल में भाग लेने की कोई उम्मीद है? ये प्रतियोगिता उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्टार लुओ साम्राज्य के सिंहासन के लिए लड़ाई से संबंधित है। यह उसका आखिरी मौका भी है। अगर वह फिर से विफल होता है तो उसके पास फिर से खड़े होने का कोई मौका नहीं होगा। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि कड़ी मेहनत की इस अवधि के बाद उनके और उनके बड़े भाई डेविस के बीच का अंतर बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इस बार क्वालिफायर और प्रमोशन मैच पहले से ही इतना कठिन था, क्या ये और भी कठिन नहीं होगा? भविष्य। बगल में खड़ी झू झूकिंग भी उम्मीद भरी नजरों से मालिक की ओर देख रही थी। यू शियाओगांग को भी उम्मीद नहीं थी कि पदोन्नति प्रतियोगिता पास करना इतना कठिन होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रतियोगिता के बाद मेरे पास पहले से ही साथ में एक समलन कौशल के बारे में कुछ सुराग हैं। मुझे विश्वास है कि फाइनल से पहले मैं इस पर शोध कर सकता हूँ। हालांकि वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि गुरु ने क्या कहा। तांग सान, जो उससे परिचित था, को अभी भी लगा कि शिक्षक को ज्यादा भरोसा नहीं था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, वास्तव में ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई मौका नहीं है। अगर आपकी आत्मा की शक्ति हो सकती है, यदि ऐसा है तो चौथी स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के लिए समय का लाभ उठाएं। हमारी ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। छोटे सेन, ये कैसे संभव है? तुम्हारे अलावा और बॉस दाई, हमारी आत्मा शक्तियां अभी भी लेवल 40 से कई लेवल दूर हैं और हम फाइनल से केवल 1 महीने दूर हैं, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। ऑस्कर ने अपने चेहरे पर एक नज़र के साथ कहा। संदेहास्पद रूप से अन्य लोग भी तांगसान के शब्दों से काफी हैरान थे। आखिरकार तांगसान को उनकी आत्मिक शक्ति के स्तर के बारे में स्पष्ट जानकारी थी। तांगसान ने कहा, बेशक सामान्य रूप से अभ्यास करना असंभव है, लेकिन क्या आपको अभी भी परी घास याद है जो मैंने पहले ली थी? परी का सिर्फ एक पौधा। घास ने मेरी आत्मा शक्ति को 3 स्तरों तक बढ़ा दिया। मुझे पता है कि परी घास कहाँ है। अगर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं तो हम इसे हर दिन उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक तनाव लेता है तो मोटे आदमी की कम आत्मा शक्ति को छोड़कर जो स्तर को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। 40 अन्य लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और यहाँ से वुहान शहर तक पहुँचने में केवल 10 दिन लगते हैं और अभी भी 20 दिन बाकी हैं। चलो आत्मा की अंगूठी प्राप्त करें, जल्दी करो, हम अभी भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। जियो-सान, क्या ये सच है? पिछली बार तुमने जो परी घास ली थी वह स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है। क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ है? मास्टर भी उत्साहित था। उसने बीबी जोन को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। इस बार बीबी जोन को अपने शिष्य को देखने देना कितना उत्कृष्ट है। हालांकि 7-in-1 फ्यूजन कौशल के साथ तांग सेन और अन्य फाइनल में कुछ और गेम जीत सकते हैं, लेकिन ये तरीका त्रुटिपूर्ण है। एक बार जब उन्हें बाद में लक्षित किया जाता है तो वे हार जाएंगे बुरी तरह से। अन्य लोग भी तांग सान की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे, विशेषकर दाई मुबाई और झू झूकिंग। इस अध्याय का अंत। अध्याय 89 यू शियाओगांग अमर घास चाहता है। कई लोगों की आंखों में देखते हुए तांग सान ने निश्चितता के साथ कहा, ये सच है, मेरा अनुमान होना चाहिए। सही। दाई मुबाई ने सीधे उत्साह से पूछा, छोटे सेन, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? परी घास कहाँ है?
हम अब वहां जाएंगे, समय समाप्त हो रहा है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भले ही आत्मा की शक्ति में सुधार करने के लिए परिघास हो, हमारे पास अभी भी समय है, आत्मा की अंगूठी लेने जाओ। तांग सान ने कहा, परिघास सू तियान के हाथों में होनी चाहिए। सुक्सियन घाटी में वरिष्ठ बहे मेरे चाचा हैं और उन्होंने मुझे मेरी परिघास दी, और आपको नहीं लगता कि सू तियान की साधना की गति बहुत तेज है? खैर, ये सामान्य लोगों की साधना की गति बिल्कुल नहीं है, इसलिए सू तियान के पास बहुत सारी परिघास होनी चाहिए। फ्लेंडा काफी समझदार है। तांग सेन की बातें सुनने के बाद उसने सीधे हस्तक्षेप किया, भले ही सू तियान के पास परिघास हो, वह इतना खजाना आसानी से कैसे छोड़ सकता है? कई अन्य लोगों ने भी सोचा, वे सू तियान से बहुत परिचित नहीं हैं। अगर उनके पास ऐसा खजाना होता तो वे इसे इतनी आसानी से दूसरों को नहीं देते। तांग सेन भी चुप हो गया। हालांकि उसके पिता तांग हाओ एक उपाधिधारी डोलुओ हैं, लेकिन सू तियान के लिए परिघास को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि उन्होंने फिर भी एक बात कही, मेरे चाचा और दादाजी सू तियान की जुशियान घाटी में हैं, शायद आप उनसे और सू तियान से बात कर सकें। मास्टर ने लंबे समय तक सोचा और फिर कहा, जियाओसान ने जो कहा वह समझ में आता है। सू तियान भी श्रेक अकादमी से बाहर आया था और आप सभी उसे जानते हैं। इस बार जियाओसान और मैं उससे बात करेंगे। हम उसे लंबे समय से जानते हैं और हम जुक्सियन घाटी के लोगों को भी जानते हैं। मुझे विश्वास है कि सू तियान कुछ पुरानी दोस्ती को याद करेगा। इस समय फ्लेंडर ने सीधे जवाब दिया, जियो गैंग, सू तियान अब सत्ता का स्वामी है। वो गू झोंक के हितों पर विचार किए बिना जेली घास को आसानी से कैसे छोड़ सकता है? इस बार अगर यह एक बड़ी बात है तो हम छोड़ देंगे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, इस बार जियाओसान और अन्य लोगों को उनके जीवन में कभी भी कुछ मौके नहीं मिले हैं। अगर मुझे जियांकाओ की मदद मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि वे चैंपियनशिप जीत लेंगे। यह उनके लिए कितना बड़ा सम्मान होगा और उनका भविष्य बहुत आसान हो जाएगा। बस ये तय हो गया है, जियाओसान और मैं सू तियान से बात करेंगे। वुलाद को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मनाए। अगर मास्टर ने अपनी बात सही कही, लेकिन वह इन सभी वर्षों में श्रेक अकादमी चला रहा था और वह इन शक्तिशाली ताकतों के संपर्क में था। भले ही वे सू तियान को पहले से जानते हों, लेकिन वे केवल एक दूसरे को जानते थे। कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना, ये लोगों से परिघास देने के लिए कहने जैसा है, और यह कोई एक पौधा नहीं है, ये बस एक कल्पना की तरह है। लेकिन वह यू शियाओगांग और तांग सान को वहां जाने देने के बारे में चिंतित नहीं था और जल्दी से कहा, चूंकि आप जा रहे हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। कई अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया और कहा, हाँ गुरुजी, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। आखिरकार हमें भी परिघास ही लानी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम यहाँ इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि उनमें से कुछ को नहीं लगता था कि वे इस बार सफल हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने तांग सान और ग्रैंडमास्टर को यूं ही जाने नहीं दिया। यू शियाओगांग ने कुछ देर सोचा और सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, तो हम दोनों वहां साथ साथ चलेंगे। वास्तव में उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ उनके और सू तियान के बीच के रिश्ते पर भरोसा करते हुए, अगर यह अंत में काम नहीं करता है तो वह केवल चेहरा बचा सकता है और ब्लू लाइटनिंग ओवरलॉर्ड सैक्ट और हाउटियन डोलुओ के नामों को उधार ले सकता है। फिर उसे सेवन ट्राजा ग्लेज्ड टाइल का ख्याल आया। स्कूल में फिर से गए और निंग रोंगरोंग से कहा, रोंगरोंग, क्या आपके पिता प्रतियोगिता के दौरान सू तियान के साथ नहीं बैठे थे? हो सकता है कि उनके बीच अच्छे संबंध हों, आप वापस जाकर पूछ सकते हैं, देखें कि क्या आप हमारे साथ नहीं जा सकते हैं, शायद प्रभाव बेहतर होगा। निंग रोंगरोंग शर्मिंदा होने से खुद को नहीं रोक पाई। वह अपने पिता को इस तरह की बात कैसे करने दे सकती थी, चूंकि वह सेवन ट्राजा ग्लेज्ड टाइल स्कूल जैसे संप्रदाय में एक बच्ची थी। उसने ऐसी कई चीजें देखी हैं, हालांकि उसने कभी इसका सामना नहीं किया है। वह खुद को जानती है, लेकिन उसके पिता आमतौर पर इस तरह की चीजों से निपटते हैं, लेकिन वह इसे दूर भेज देते हैं, इसलिए उन्हें खुद इस अतीत के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन ग्रैंडमास्टर का रूप देखकर निंग रोंगरोंग फिर भी सहमत हो गया।
इसके बाद निंग रोंगरोंग सीधे संप्रदाय में वापस गया, अपने पिता को ढूंढा और इस बारे में बात की, क्या सू तियान के स्थान पर बहुत सारी परिघास हैं? क्या आपने जो कहा वह सच है? निंग फेंगजी ने जब ये खबर सुनी तो वह काफी हैरान हुआ। आम लोग परिघास जैसी चीजों के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन वह कैसे नहीं जानता होगा? यह वोहुन मंदिर के गुलदाउदी डोलुओ इन सभी वर्षों में परिघास की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक भी पौधा नहीं मिला। ऐसी खबर, निंग रोंगरोंग ने कहा, ये सच होना चाहिए। तीसरे भाई ने वास्तव में परिघास का एक पौधा ले लिया है। निंग फेंगजी सोचने से खुद को रोक नहीं पाई, चाहे परिघास किसी को भी मिले, इसे किसी को भी देना असंभव है। दूसरों, अगर यह सिर्फ यू शियाओगांग और तांग सेन वहां जा रहे हैं, तो उन्हें संदेह है कि सू तियान उन्हें चुप कराने के लिए लोगों को मार सकता है। यह मामला नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये सीधे नहीं कहा, लेकिन कहा, रोंगरोंग, इस मामले में शामिल मत हो। ईमानदार होने के लिए वे नहीं करते हैं। बहुत आशा है। पिताजी, मुझे भी पता है, तो फिर आपको आमंत्रित करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आते? और मुझे वहाँ जाना ही होगा। निंग रोंगरोंग ने जल्दी ही निंग फेंजी के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। निंग फेंगजी ने भौहें सिकोड़ ली, उसे इस मामले पर जाने देना असंभव था। वह 7 का मुखिया खजाने ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय अभी भी सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उसकी बेटी बड़ी हो गई थी और उसके अपने विचार थे। उसने कहा, तो अपने दादा गू को अपने साथ जाने दो। मेरे लिए जाना सुविधाजनक नहीं है। वहाँ ठीक है। निंग रोंगरोंग अपने पिता को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। दादाजी गू को वहाँ जाने देना अच्छा होगा। इसके बाद निंग रोंगरोंग संप्रदाय में और नहीं रुका और बोन डोलुओं के साथ चला गया। लेकिन निंग फेंगजी हॉल में निश्चल बैठा रहा, जाहिर तौर पर कुछ सोच रहा था। बर्फ और आग की आंखें। सू तियान को अभी भी नहीं पता कि श्रेक और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अब उसने सोल रिंग की उम्र बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि यह असंभव है फाइनल के अंत से पहले बहुत अधिक वृद्धि करने के लिए, लेकिन अगर वह थोड़ा सुधार करता है तो उसकी ताकत बहुत मजबूत हो जाएगी। उस समय उसके द्वारा केंद्रित ज्ञान के साथ आध्यात्मिक खोपड़ी प्राप्त करने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। उनके पहले 5 स्पिरिट रिंग्स का जीवनकाल करीब 6 साल था और आधे महीने की पदोन्नति के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक 6 साल का जीवनकाल पार कर लिया था और छठी स्पिरिट रिंग का जीवनकाल मूल रूप से 6 साल था। और वह पहले ही कोशिश कर चुका है। उसकी अलग अलग आंखों वाली मार्शल आत्मा भी अंतरिक्ष की शक्ति को देख सकती है, लेकिन अंतरिक्ष की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले ये चांदी के प्रकाश के धब्बे 5 तत्वों से अलग हैं और उन्हें खींचना बेहद मुश्किल है। इसे बिल्कुल भी नहीं खींचा जा सकता है, यानी वह जिजी मैजिक पुतली तकनीक के माध्यम से अंतरिक्ष विशेषता की शक्ति का उपयोग करके इसे अवशोषित कर सकता है, लेकिन गति बहुत धीमी है और यह गति के 10वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकता है। जब 5 तत्वों की शक्ति को अवशोषित करना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डार्क डेविल गॉड टाइगर अपने आप अभ्यास नहीं करता है। इस गति से अन्य आत्माओं की 1 वर्ष की साधना के परिणाम 10 साल की खेती के बाद जानवर भी इसे पकड़ सकते हैं। सू तियान कुछ सोचे बिना न रह सका। समाधान ये देखने के लिए कि क्या अंतरिक्ष की शक्ति के अवशोषण को गति देने का कोई तरीका था, अन्यथा उसकी छठी आत्मा की अंगूठी को बढ़ाना मुश्किल होगा। 10 साल तक। इस समय सू तियान को अचानक कोई मिला। ऊपर आते ही उसकी पहली प्रतिक्रिया ज़ूके थी। आखिरकार वह इस अवधि के दौरान यहाँ बहुत बार आई थी, लेकिन जब उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह नियू गाओ थी। नियू गाओ सू तियान के पास गया और सीधे कहा, युवा मास्टर, कोई आपको बाहर ढूंढ रहा है। वो खुद को श्रेक अकादमी का पुराना दोस्त बता रहा है, यानी वे कुछ लोग जो पिछली बार जब हम लिजी कबीले में थे तब किसी से पूछने आए थे। कुछ और भी हैं और उनमें से एक 7 ट्राजा ग्लेज्ड टाइल स्कूल का बोन डोलुओ लगता है। सू तियान को तुरंत पता चल गया कि वह कौन था और उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक उभरी। उनसे कहो कि वे सम्मेलन हॉल में मेरा इंतजार करें और मैं वहां जाऊंगा। बाद में
जी महाराज। इस अध्याय का अंत अध्याय 90। जब सू तियान मीटिंग हॉल में पहुंचा तो डुगुबो और 4 हॉल मास्टर भी आ गए थे, जाहिर तौर पर सामान लेने के बाद जल्दी में थे। समाचार। उनके सामने फ्लंडर, यू शियाओगांग, लियू एरलोंग और श्रेक 7 मॉन्स्टर्स जो पहले से ही बैठे थे, और निंग रोनग्रॉन के बगल में एक और बूढ़ा आदमी बैठा था जो बोन डोलुओ था। फिर सू तियान सीधे अंदर चला गया। युवा गुरु। जब डुगुबो और अन्य लोगों ने सू तियान को अंदर आते देखा तो वे जल्दी से उठ खड़े हुए और चिल्लाए। अन्य लोग भी अनजाने में खड़े हो गए। सू तियान मुस्कुराया और कहा, राष्ट्रपति फ्लेंडर, यहाँ बिना किसी नुकसान के मत आना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर बोन डोलू भी आएंगे। बोन डोलू ने सू तियान की ओर थोड़ा सिर हिलाया, जबकि फ्लेंडर ने शर्मिंदगी से कहा, सू तियान, इस बार मैंने वास्तव में यात्रा करने की स्वतंत्रता ली। कोई बात नहीं, सू तियान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वह मुख्य सीट पर जाकर बैठ गया। कृपया सभी लोग बैठ जाएं। फिर उन्होंने आगे कहा, डीन फ्लेंडर, आप इस बार यहाँ क्यों हैं? सू तियान को वास्तव में नहीं पता था कि वे इतने सारे लोगों के साथ यहाँ क्या कर रहे थे, विशेष रूप से बोन डोलुओ भी उसके साथ आया था, इसलिए उसने झाड़ झंझट में नहीं पड़ते हुए सीधे पूछा। फ्लेंडर के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, वे अभी उस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उसने दूसरे लोगों की तरफ देखा और कहा, सू तियान, ये मैंने भी सुना है कि आपके पास है। इस बार बहुत सारी परी घास, इसलिए इस बार हम आए। मैं तांगसान, मुबल के लिए कुछ पौधे मांगने आया हूँ। और अन्य, और फिर वे जा रहे हैं। ऑल कॉन्टिनेंट सोल मास्टर अकादमी एलीट प्रतियोगिता के फाइनल में भाग लेते हैं, और उनकी आत्मिक शक्ति अभी भी थोड़ी अपर्याप्त है। फ्लेंडर की बातें सुनकर सू तियान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह अभी भी सोच रहा था कि इतने सारे लोग एक साथ यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह परी घास की वजह से होगा। केवल जुशियान घाटी के लोग ही जानते हैं कि उसके पास बहुत सारी परी घासें हैं। हालांकि उसने तांगसान के साथ बबूल के टूटे हुए दिल का एक पौधा बदल लिया, भले ही तांगसान ने अनुमान लगाया कि उसके पास अभी भी उनमें से बहुत सारे हैं, वह ऐसा नहीं होगा। ये जरूर है। लेकिन बाई हे, टाइटन और यांग वुडी जो श्रेक और अन्य लोगों के सामने बैठे थे, सभी ने अपने भाव बदल दिए, विशेष रूप से टाइटन और बाई हे, जिन्होंने सू तियान की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। इन लोगों को देखने के बाद सू तियान की प्रतिक्रिया मूल रूप से निर्धारित है। यांग वुडी के चरित्र के साथ ये समझा जा सकता है कि उसका चेहरा बदल गया है जब परी घास का मामला उजागर होता है, लेकिन बही और टाइटन के साथ कुछ गड़बड़ है। भले ही यांग वुडी ने पहले ही परी घास का निर्माण कर लिया हो, लेकिन मैदान में मौजूद मामले ने उन्हें बताया कि प्रतिक्रिया इतनी हिंसक नहीं होनी चाहिए। उसकी नज़र कई लोगों पर पड़ी और अंततः वह गिर पड़ा। फ्लेंडर से कहा, डीन फ्लेंडर, मुझे नहीं पता कि आपको किसने बताया कि मेरे पास बहुत सारी परी घास है। सू तियान की उदास निगाहों को देखते हुए फ्लेंडर को भी लगा दबाव था, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, इसलिए वह यू शियाओगांग और तांगसेन को देखने से खुद को रोक नहीं सका। मास्टर यू शियाओगांग सीधे खड़े हुए और कहा, सू तियान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे जानते हैं, आप हैं श्रेक अकादमी से भी। यदि आप प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और इस बार चैंपियनशिप जीतते हैं, तो यह न केवल श्रेक का सम्मान होगा, बल्कि आप छात्रों के लिए भी सम्मान की बात होगी। और अगर आपके पास बहुत सारी परी घास है, तो जियाओसान और अन्य लोगों के लिए उनकी आत्मा शक्ति में सुधार करने के लिए कुछ पौधे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सू तियान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कितने पौधे? मास्टर, क्या आप परी घास का मूल्य जानते हैं? मास्टर यू शियाओगांग ने देखा कि सू तियान अविचल था, इसलिए उसने जारी रखा, अमर घास है। वास्तव में एक प्राकृतिक खजाना है, लेकिन इस तरह की चीज, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं और इसे बहुत अधिक नहीं लिया जा सकता है। इसलिए सू तियान, चाहे आप कितने भी रखें, आप कुछ पौधे खुद नहीं ले पाएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि तांग की 7 प्रतिभाएं, सान, मोबाई और रूंगरूंग, यदि वे बड़े हो जाते हैं, तो भविष्य में आप और आपकी अमर घाटी पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
और रोंगरोंग, शियाओसान, मोबाई और उनकी पहचान, आपको उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। यू शियाओगांग ने अगले कुछ लोगों की पहचान बताने के बाद बात करना जारी नहीं रखा, बल्कि सिर्फ सू तियान को देखता रहा। सू तियान ने तुरंत यू शियाओगैंग को समझ लिया। मतलब, ये नैतिक अपहरण है, इसलिए उसे मजबूर करने के लिए उसकी पहचान का उपयोग करें। यदि आप इसे देते हैं तो ये भविष्य में फायदेमंद होगा। यदि आप इसे नहीं देते हैं तो आप एक ही समय में इन शक्तियों को अपमानित कर सकते हैं। लेकिन यू शियाओगांग को यह नहीं पता था कि उनमें से कुछ की पहचान शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी। सू तियान ने अब यू शियाओगांग पर ध्यान नहीं दिया और भीड़ को उदासीनता से देखने के बाद उसकी नज़र बाई हे पर पड़ी और कहा, मास्टर बाई, मुझे बताओ, परी घास लीक का मामला कैसे हुआ? बाहर बाई वह तुरंत खड़ा हो गया और अचानक इस मामले का उल्लेख किया। उसकी पीठ ढकी हुई थी, ठंडा पसीना, और उसने जल्दी से कहा, युवा मास्टर, मुझे इस मामले के बारे में पता नहीं है। मैंने सिर्फ जियाओसान को परी घास का एक पौधा दिया है, अन्य का उल्लेख नहीं है। चीजें और ये 3 परी घासों में से शेष एक को भी दिया जाता है। उसके बगल में खड़े यांगवुडी और नियू गांव ने अविश्वास से बाई हे को देखा। वे दिव्य घास जैसी चीजें कैसे दे सकते हैं? सू तियान देख सकता था कि बहे ने उससे झूठ नहीं बोला था और आध्यात्मिक शक्ति के बीजों का प्रभाव अभी भी वहां था। तांग सान को यह अनुमान लगाना चाहिए था कि उसने क्या किया था। पहले और बाद में कुछ चीजों के माध्यम से बहुत सारी परी घास। लेकिन फिर भी वो इस मामले को आसानी से जाने नहीं देगा। बाह्य तांग सान को परी घास देगा, जाहिर है कि वो पहले से ही तांग सान की पहचान जानता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो परी घास देने की हिम्मत करता है। जानना, फिर भी हॉल मास्टर बाई को पता होना चाहिए कि उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपना हाथ खुद काट सकते हैं। आप खुद चुन सकते हैं कि कौन सा हाथ काटना है। मुझे ऐसा मत करने दो। सू तियान की बातें सुनकर कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए। यांगवुडी और बाकी लोगों के खड़े होने से पहले ही मास्टर फिर से खड़े हो गए और कहा, सू तियान, तुम बहुत क्रूर हो। सू तियान दाओ, मास्टर, मैं आपको कुछ सम्मान दूंगा। आप बेहतर होगा कि इसे दूर रखो, आगे मत बढ़ो। अन्यथा यदि कोई महान आत्मा गुरु बोलने और आपको मारने की हिम्मत करता है तो मुझे अपना हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं है। यू शियाओगांग बेहद गुस्से में था और कुछ कहना चाहता था, लेकिन इस समय सू तियान की आध्यात्मिक आत्मा कौशल लोंगवेई निरोध पहले से ही उससे निकल चुका था। यू शियाओगांग, जो तुरंत खड़ा था, जमीन पर गिर गया और हालांकि अन्य सू तियान ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बनाया, लेकिन उन सभी ने अपने ऊपर एक मजबूत दबाव महसूस किया। यहाँ तक कि बोन डोलुओ जो बगल में बैठा था, निंग रोंगरोंग को भयंकर खतरा महसूस हुआ और वह बहुत हैरान था। इस बार बाहर आने से पहले निंग फेंगजी ने उसे विशेष रूप से रोंगरोंग की रक्षा करने के लिए कहा था और वह केवल डुगुबो के खिलाफ चौकस था। सू तियान का अचानक जबरदस्ती का विस्फोट सीधे उसे चौंका दिया। यू शियाओगांग के पास मौजूद फ्लंडर और लियू एरलोंग ने तुरंत यू शियाओगांग की मदद करनी चाहिए, लेकिन वे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सके। अगर वे यू शियाओगांग को जबरदस्ती ऊपर उठाते तो वह तुरंत मर सकता था। बगल में खड़ा तांग सैन भी अब सू तियान को घृणा से देख रहा है, लेकिन इस दिखावट से सू तियान को थोड़ा संदेह होता है। उसने पहले ही तांग सान पर आध्यात्मिक शक्ति का बीज, इसलिए उसे नहीं करना चाहिए। उसके प्रति ऐसी भावनाएं हैं। आखिरकार बहे और ताइतान में भी कई बदलाव हुए हैं, लेकिन इस बार उसने ज्यादा नहीं सोचा और अपनी नज़र फिर से बहे की ओर घुमा ली। बाहे के चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। सू तियान की निगाहें महसूस करते हुए भंडारण आत्मा मार्गदर्शक चमक उठा और एक छोटा ब्लेड चुपचाप उसके कांपते हुए दाहिने हाथ में दिखाई दिया। कई अन्य ओला मास्टर भी बाई हे के लिए बोलना चाहते थे, लेकिन सू तियान ने उन पर दबाव बढ़ा दिया। वे कुछ भी बोल नहीं सकते थे। बाई हे की अभिव्यक्ति जम गई और फिर उसका दाहिना हाथ बाएं से आगे निकल गया और उसका बायां हाथ भारी होकर जमीन पर गिर गया।
पूरा सभा कक्ष अचानक शांत हो गया। इस अध्याय का अंत। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आया हो तो नीचे दिए गया लिंक से सपोर्ट ज़रूर करें। आपकी छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।